वीडियो के अंदर हम आपको राजस्थान बोर्ड का जो आपके 12 मार्च को 10वीं हिंदी का पेपर होने वाला है उसका हम आपको असली पेपर दिखा रहे हैं। आपने बिल्कुल गलत सुना है, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आपने गलत सुना है कि आपके 10वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर जो असली पेपर हम आपको बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान बोर्ड का असली पेपर कभी लीक होता ही नहीं, कोई नहीं बता सकता है आपको राजस्थान बोर्ड का असली पेपर, क्योंकि असली पेपर कभी नहीं लीक होता है राजस्थान बोर्ड का। हमने 1000 बार बता दिया है। हमने ऐसी थंबनेल क्यों बनाई फिर आपके लिए? क्योंकि यूट्यूब पर हजारों ऐसी वीडियोस है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि असली पेपर या फिर ये वाला पेपर तैयार कर लो, ठीक है, इसमें ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लो, ये आपके असली पेपर से लीक पेपर से लिए गए हैं, राजस्थान बोर्ड का पेपर लीक है। सारी वीडियोस फर्जी है, क्योंकि आपको बता देते हैं राजस्थान बोर्ड का पेपर कभी लीक नहीं होता है, इतने सालों में कभी नहीं हुआ, तो इस बार भी कभी नहीं होगा। और आपको बता देते हैं कि वो हजारों वीडियोस ऐसी है कि अगर आपने देखा तो आपका समय और दिमाग दोनों खराब होने वाला है। और तो हमने ऐसी वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आपको सही वीडियो तक हम ला सकें। और आपको बता दें कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो 40 से लेके 60 नंबर तक की हम आपको गारंटी दे सकते हैं इस वीडियो के अंदर, कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और 2 से 3 बार देख लोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें समझाया भी है। तो आपके 60 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें सारी चीजें आपको अच्छे से कवर कराई है, जिसको अगर आप करते हो तो आपका 12 मार्च का पेपर बहुत ही शानदार जाने वाला है। और एग्जाम बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने हमारा समय और हमारी जो मेहनत है वो बचा ली, और आपने बहुत ही अच्छे से समझा भी दिया, जिससे हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। आपको ऑटोमेटिक याद आने लग जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको देखना है तभी, अगर आप सीरियसली नंबर लाना चाहते हो, और अगर आपको ऐसे ही टाइम पास करना है तो आप फालतू की वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो असली पेपर करके, वो आपको सब फर्जी वीडियोस बताएंगे, ठीक है, फर्जी फर्जी क्वेश्चन बता देंगे। तो अगर आपको वैसा करना है तो आप जाकर समय बर्बाद करें। तो हम सीधा चलते हैं पेपर की तरफ, जो हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये देखें आप, ये एक नोट्स है जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, पूरे नोट्स। तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, इनमें हमने टिक कर रखा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर याद करा देंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, ठीक है। और वीडियो को सीरियसली आपको देखना है, और पूरी वीडियो को अंत तक देखो, फिर आप देखना है कि आपके कितने अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि सूरदास पाठ से आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकता है कि इनकी रचनाएं क्या है। तो इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, सूर सागर, साहित्य लेरी और सूर सरावली। कौन सी है? सूर सागर, साहित्य लेरी और सूर सरावली। कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रख सकते हो, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाओ, ठीक है, कुछ सोचो कि जैसे समझो कि सूरदास है, ठीक है ना, सूरदास जी है, वो मतलब एक वाइट दाढ़ी वाला है, ठीक है, एक साधु टाइप आदमी है, जो क्या है कि सागर में बैठा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे बैठा हुआ है? सागर में, ठीक है, सागर के अंदर बैठे हुए हैं। और वो किताब कौन सी ले रखी है उन्होंने? साहित्य की किताब पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, सागर में बैठ के एक चट्टान पे और साहित्य की किताब पढ़ रहे हैं। और वहां से एकदम से क्या होता है कि एक लहर चलती हुई आती है, ठीक है, क्या आती है? लहर चलती हुई आती है ना। और वो क्या होती है? उनसे टकराती है और उनको अरावली पर्वत पे टकरा देती है, ठीक है, अरावली पर्वत से वो टकरा जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारे सूरदास जी वो अरावली पर्वत से टकरा जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको ये तीनों नाम याद हो जाएंगे, और आप भूलोगे भी नहीं। अगर भूल भी जाते हो तो आपको ये कहानी याद आ जाएगी कि क्या है कि सूरदास जी सागर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और साहित्य पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य पढ़ रहे हैं। और वहां से एक लहर आती है जो उनको उनको छूती है, और जिससे वो अरावली पर्वत से टकरा जाते हैं, ठीक है ना। और वो, अब देखो इसमें आप कैसे समझोगे? इसमें आपको ऐसे समझना है कि जो सूरदास है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है? सूरदास के बारे में, ठीक है। और सागर में बैठे हैं, तो सागर से क्या याद आ जाएगा आपको? सूर सागर, ठीक है, सूर तो आपको याद ही है, सूर सागर, सागर से याद आ जाएगा सूर सागर, ठीक है ना। और साहित्य, क्या पढ़ रहे हैं वो? साहित्य, क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य, तो साहित्य, और फिर क्या आती है? लहर, तो लहर से लहरी बना दो, तो साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सागर, साहित्य लहरी, ठीक है। अरावली से क्या बनाओगे? सूर, ठीक है, सूर तो आएगा इधर, और सरावली बना दोगे, ठीक है, सूर सरावली, ठीक है, सूर सरावली। तो ये बन जाएगा, अरावली से सरावली बन जाएगा, और सूर सरावली हो जाएगा, अ को काट देना है बस। तो इससे आप याद रख सकते हो, इसलिए हमने आपके लिए ट्रिक बनाई, नॉर्मल सी ट्रिक है, आपको याद होगी होगा कि जो सूरदास जी हैं वो सागर में बैठे हुए हैं एक चट्टान पर, ठीक है, और वो क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य की किताब पढ़ रहे हैं। और फिर एकदम लहर आती है और फिर वो अरावली पर्वत से टकरा जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रह गया, और आपने अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना ली, तो आप ये तीनों नाम नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्या क्या है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है ना। ये तीनों आपको नाम याद होने चाहिए, और याद हो गए होंगे। 2 3 बार हमने इसलिए रिपीट किया ताकि आपको याद हो जाए, और आप जब 2 3 बार और वीडियो देख लोगे तो और पक्का याद हो जाएगा। अब देखो, अगला प्रश्न आपको दिया है, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ चले गए थे? आप सबको पता है, मथुरा गए थे वो। कहाँ पे गए थे? मथुरा।
याद रखना, मथुरा में चले गए थे वो। कहाँ पे गए थे? मथुरा में। ठीक है ना। आगे देखें आप। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मधुकर। ठीक है, मधुकर किसको कहा गया? उद्धव को कहा गया। किसको कहा गया? उद्धव को। ठीक है ना। आगे देखें। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी? ठीक है, यानी जो गोपियों ने उद्धव की जो योग साधना थी, उन्होंने कहा था कि जो निराकार ईश्वर है उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, यानी आप कृष्ण की भक्ति मत करो, गोपियों को ये कहा था। ठीक है ना, तो योग साधना का संदेश दिया था उन्होंने। तो उनको किसकी उपमा दी? तो उनको भाई, जो अब देखो, गोपियों को तो श्री कृष्ण पसंद है, और उद्धव बात कर रहे हैं कि भाई उनके बारे में मत सोचो, तो वो उनके लिए क्या होगा? कड़वी होगी ना, कड़वी ककड़ी के समान होगा। तो कड़वी ककड़ी के समान, किसके समान? कड़वी ककड़ी के समान उनकी बातें लग रही थी उनको। तो उपमा किसकी दी? कड़वी ककड़ी की। याद रखना, कड़वी ककड़ी की। ठीक है, कड़वी गाजर की नहीं दी, या कड़वा नीम की नहीं दी, ठीक है, कड़वी ककड़ी की थी। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखें। गोपियों ने अपनी तुलना किससे करी? गोपियों ने अपनी तुलना किससे करी थी? तो आपको पता है कि गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से करी थी। किससे करी थी? हारिल पक्षी से। क्योंकि हारिल पक्षी जो होता है ना, वो अपने पाँव के अंदर एक लकड़ी को पकड़े रखता है। तो हारिल पक्षी से करी थी, तो वो भी मतलब जो श्री कृष्ण ने उनको पकड़े रखा है गोपियों ने अपने दिल के अंदर, अपने प्रेम में। ठीक है। और देखें आप। सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? सूरदास के पदों में कौन सा रस का प्रयोग हुआ था? आपको पता है, वियोग रस का। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस जो है, विप्रलभ वाला जो आता है, ठीक है, उसका हुआ है। वियोग मतलब आप सबको पता है कि भाई सूरदास के पदों में उन्हीं का होगा, क्योंकि इसमें क्या बताया उन्होंने? बताया कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं उनको छोड़कर। तो वो वियोग हो गया ना, यानी वो उनसे दूर चले गए। तो वियोग, ठीक है, विप्रलभ जो है श्रृंगार रस, उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो इनका प्रयोग किया है। आगे देखें आप। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मन ही साध रही। ठीक है, मन ही मन मांझ रही, सॉरी, मन ही मन मांझ रही, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? मन ही मन मांझ रही। तो गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और उनकी विरह वेदना को सुनेंगे, परंतु उस उम्मीद की विपरीत हुआ। श्री कृष्ण ने क्या कहा? स्वयं तो नहीं आए, और उद्धव के माध्यम से उन्हें क्या कहा? कि ब्रह्म ज्ञान भेजा, योग संदेश भेजा, कि मेरी प्रार्थना ही मत करो, तुम तो निराकार ईश्वर की प्रार्थना करो, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उसकी प्रार्थना करो। ठीक है, तो इससे उनको और ज्यादा दुख हुआ कि भाई पहले तो एक तो श्री कृष्ण आने का वादा किया था, और वो आए भी नहीं, मथुरा चले गए एक तो, और फिर वापस भी नहीं आए, उन्होंने वादा किया, और फिर भेजा भी किसको? उद्धव को। और उसके साथ हमारे लिए प्रेम का संदेश नहीं भेजा, उनको हमें क्या संदेश भेजा? कि मुझे भूल जाओ। तो ये तो बहुत बेकार बात है। इस प्रकार गोपियों के मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? मन की मन ही मांझ रही। ठीक है, मन की बात मन में ही रह गई। ठीक है ना। और देखें आप। उधो तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? उधो तुम हो अति बड़भागी, क्योंकि उधो प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे, जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है ना। कमल जल में है पर उससे प्रभावित नहीं है, उसी प्रकार क्या है, उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के साथ रहे पर उनके प्रेम में नहीं बंधे वो। ठीक है, ये समझाना चाह रहा है। तो उद्धव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है। ठीक है ना, भाग्यशाली कहा है। ठीक है। तो क्या कहा है? तुम हो अति बड़भागी, तो भाग्यशाली का है मतलब व्यंग तरीके से कहा है, कि मतलब तुम भाग्यशाली नहीं हो, पर तुम्हें भाग्यशाली कह रहे हैं कि भाई तुम श्री कृष्ण के साथ रहे पर उनके प्रेम में नहीं पड़े, तो प्रेमहीन हो तुम। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसमें बताया गया। तो व्यंग किया है, हंसी मजाक करी है उनके साथ। ठीक है। कृष्ण प्रेम रूपी हारिल की लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कृष्ण, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है जो जो हम आपको करा रहे हो, पूरी वीडियो में आपके सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो कृष्ण प्रेम रूपी हारिल की लकड़ी गोपियों के ने कैसे पकड़ा हुआ है? तो जिस प्रकार हारिल पक्षी रात दिन अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़ों को थामे रहता है, ठीक है, उसी प्रकार गोपियां भी मन, क्रम और वचनों से, किससे? मन और क्रम से। ठीक है, मन में भी, और जो अपने एक्ट कर रही है वो, ठीक है, जैसे वो चल रही है हाव भाव में, सब में, वचनों से दृढ़ निश्चय के करके कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, ठीक है, जिसको कोई नहीं बदल सकता, एक निष्ठ प्रेम अपने मन में बसाए रहती है। ठीक है ना। तो इतना ज्यादा वो कृष्ण से प्रेम करती है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? कि मैं तो हारिल की लकड़ी, जैसे मतलब जो हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी पकड़ के रखता है, वैसे हमने उनको पकड़ रखा है दिन रात। ठीक है, उनके बारे में ही सोचते हैं, जागते उठते। ठीक है, उन्हीं से प्रेम करते हैं। अब देखें आप। मर ज्यादा ना लही।
ठीक है, मर्यादा ना लही में किस मर्यादा के विषय में कहा है, ठीक है, मर्यादा ना लही में मर्यादा के विषय में कहा है, तो कौन से मर्यादा के, तो परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है, ठीक है ना। परस्पर विश्वास क्या होता है, और परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा होती है, ठीक है ना। छल कपट चतुराई दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। ये सारे जो छल कपट कर दिया, चतुराई जैसे श्री कृष्ण ने किया, ठीक, श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग कर दिया। जैसा हमने बताया कि भाई अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो कहीं और चला गया, जैसे मथुरा चला गया, ठीक है, और फिर वो लौट कर भी नहीं आता है, और उसने वादा किया था कि लौट कर आएगा, और वो किसी एक बंदे को भेजता है और वो कहता है कि भाई मैं तो अब तुमसे प्रेम, मुझसे तो प्रेम करो ही मत, ठीक है, मुझसे प्रेम मत करो, तुम तो जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कहीं नहीं दिख रहा है ना, उसी से प्रेम कर लो, तुम तो मुझसे प्रेम मत करो। एक तो वो आए भी नहीं, ठीक है, और संदेश भी लाए तो क्या लाए, कि भाई मुझसे ही प्रेम मत करो, मुझे ही छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। तो ये उनको बहुत ज्यादा दुख महसूस करा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए उक्त पंक्ति के माध्यम से इसी प्रेम मर्यादा के बारे में गोपियों ने कहा है, ठीक है ना। गोपियों ने इसी प्रेम के बारे में कहा है कि नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि गोपियों ने वंश परिवार की मर्यादा कृष्ण के लिए त्याग दी थी। जबकि गोपियों ने क्या किया कि अपनी उनके वंश जो है, उनका परिवार जो है, उन सब की मर्यादाओं को त्याग दिया, सिर्फ किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। पर उन्होंने भी मर्यादा नहीं रखी, यानी उनके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, पर उन्होंने मर्यादा नहीं रखी, तो मर्यादा किसके लिए आया, तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए आया, ठीक है, प्रेम मर्यादा के लिए आया, तो ये याद रखना मेरे। और देखो गोपियों के अनुसार अनीति क्या है, तो गोपियों के अनुसार अनीति क्या है, प्रेम रीत को त्याग कर योग साधना अपनाने का संदेश देना। योग साधना मतलब आपको बता दिया कि जो निराकार ईश्वर है उसकी प्रार्थना करना, ठीक है, इसे आप बढ़ा के भी लिख सकते हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अपनाने का संदेश देना, पहले प्रेम करना फिर बदल जाना ही अनीति है, ठीक है। अनीति क्या है, पहले तो प्रेम करते हो और फिर बदल जाते हो, ठीक है ना, तो ये अनीति है। और देखें आप, उक्त पद में निहित काव्य सौंदर्य बताइए। तो अब देखो ये प्रश्न तो नहीं आएगा कि काव्य सौंदर्य बताइए, ये कम चांस है आपके प्रश्न आने का, पर इसमें हमने इसलिए इसको हाईलाइट किया कि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हमारे हरि हारिल, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, और आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, अनुप्रास यमक उपमा, ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा। तो ये हमारे हरि हारिल जो है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कैसे पहचानोगे, देखो अगर आपसे आ जाता है ना और अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि अनुप्रास अलंकार है, तो आपको बताते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो एक वर्ण होता है, ठीक है ना, एक जो वर्ण होता है ना उसकी बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण क्या होता है, तो आपको पता है, जैसे ह है, म है, र है, ठीक है, ये एक एक वर्ण है। तो जैसे इसमें देखो ह आ रहा है, फिर वापस ह आ रहा है, फिर इधर वापस ह आ रहा है, तो यानी ये इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने से ये सुंदर लग रहा है, हमारे हरि हारिल, तो कितना सुंदर लग रहा है इसको बोलने में। तो ऐसे अगर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण आए और वो सुनने में सुंदर लगे, ठीक है, अच्छा लगे, मधुर लगे, तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाया आपको, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो उसमें र बार बार आ रहा है, रघुपति राघव राजा और राम, ठीक है, तो उसमें र आ रहा है बार बार, उससे सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये पूछ ले कि हमारे हरिहारिल के इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, याद रख लेना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको देखो लेखक परिचय भी आएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखें आप, तुलसीदास के बारे में अब बात कर रहे हैं हम बस, तो उनकी भी एक दो रचनाएं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तुलसीदास जी ने क्या लिखी, तो रामचरितमानस, ये याद रख लेना, रामचरितमानस, ठीक है। तुलसीदास जी ने क्या लिखी है, तो देखो, देखो इससे कैसे याद रखोगे, रामचरितमानस इन्होंने ही लिखी है। आप बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ, सूरदास टिक कर दो या कोई और टिक कर दो, ठीक है ना। तो आप देखो इससे कैसे याद रखोगे, जैसे दास होता है, दास किसके लिए बनता है, दास उसी का बना जाता है जो मतलब सर्वोच्चम हो, ठीक है, यानी उच्चतम व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो उच्चतम व्यक्ति कौन है, आप सबको पता है कि सबसे मर्यादा पुरुष कौन है, राम है, ठीक है, सबसे ऊंचे कौन है, राम। तो दास किसका बनना चाहिए, राम का बनना चाहिए, राम के व्यक्तित्व का बनना चाहिए, ठीक है ना। तो राम चरित्र, उनके चरित्र का बनना चाहिए, व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र, ठीक है, तो राम के चरित्र का बनना चाहिए। तो रामचरित्र मानस किसने लिखी, तो तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास, दास नाम आते ही रामचरित्र मानस दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, राम के लिए। तो रामचरित्र मानस तुलसीदास ने लिखी, ठीक है ना। और कवितावली भी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, ये वाली वाली जो है ना, ये दोनों, ये तीनों जो है ये भी उन्होंने ही लिखी है।
वैसे तो मेन रामचरितमानस ही आपसे पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको इसको हाईलाइट किया है। और देखो आप, जो घालकू है, घालकू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो घालकू शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला। घालकू, ठीक है, चक्कू डालने वाला घालकू, ठीक है, घाल देगा मतलब चक्कू घाल देगा, तो नाश करेगा मतलब ऐसे याद रखें, घालकू घालकू या घालकू शब्द आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए चक्कू घाल देगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा मतलब थोड़ा कॉमेडिक तरीके से आपको बता रहे, कॉमिक तरीके से, ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए ये चीजें। जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, घालकू पढ़ोगे तो आपको एकदम याद आएगा, अच्छा घाल देगा मतलब नाश करने वाला, तो आप इस पे टिक कर दोगे तुरंत, तो आपका नंबर मिल जाएगा एक। ठीक है, इसलिए हम आपके लिए ऐसी चीजें बता रहे हैं। तो इसको कॉमिक तरीके में ही लेना, इसको ज्यादा पर्सनल नहीं लेना, जोड़ना नहीं किसी चीज से। ये सिर्फ एक मजाकिया अंदाज है जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह तुम आपनी करनी, कथन किसने कहा? तो ये वाला कथन किसने कहा था? देखो, अपने मुंह आपनी करनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि भाई अपने ही मुंह पे, अपने ही मुंह से बार बार अपनी करनी बता रहे हैं, ठीक है ना, अपने बारे में बता रहा है, तो अपने ही मुंह से बार बार बता रहा है, तो ये कौन बता रहा था? तो देखो, अगर आपने पाठ पढ़ा है परशुराम वाला तो आपको याद होगा, ठीक है। तो लक्ष्मण ने परशुराम को ये बात कही थी। पाठ नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना लक्ष्मण ने परशुराम को कही थी ये बात, ठीक है ना। जो परशुराम कौन थे? जिनके पास शिव धनुष था, वो धनुष राम जी से टूट जाता है तो लक्ष्मण के साथ बहसबाजी हो जाती है, तो उसी में इन्होंने कहा था, ठीक है ना। याद रखना। आगे देखें, महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? महाभट्ट क्या होता है? महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा। महाभट्ट, महान योद्धा, ठीक है, याद रखना महाभट्ट, महान योद्धा। ओके, आगे देखें, जिसकी ट्रिक जरूरी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम आपको थोड़ा ट्रिक भी बता देंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित संकल संसार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, देखो इसका अर्थ क्या होता है पहले तो ये समझ लो, कि जैसे सारे संसार में जो विख्यात है वो क्या है? शिव जी का धनुष है, ठीक है, सारे संसार में सबसे ज्यादा विख्यात क्या है? कौन सा है? तो शिव जी का धनुष है। तो यही बताना चाह रहा है कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित संकल संसार। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है? देखो, इसमें देखो मैं आपको अलंकार पहले बताता हूँ, उपमा अलंकार जो आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है, ठीक है, राइट आंसर भी दिख रहा है, उपमा अलंकार है। पर ये उपमा अलंकार होता क्या है भाई? अगर पूछ ले तो भी बता देते हैं, और नहीं भी पूछे तो भी थोड़ा पता तो होना ही चाहिए कि उपमा अलंकार होता क्या है, कि क्यों इसमें उपमा अलंकार, जैसे अपन ने अनुप्रास अलंकार की बात करी कि एक ही वर्ण बार बार आएगा, रघुपति राघव राजराम जैसे, तो वो अपना अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार ऐसा होता है कि जैसे किसी, एक बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज है, ठीक है ना, उसकी तुलना आप किसी दूसरी चीज से कर रहे हो, तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज की तुलना कर दी तो इसका मतलब दूसरी वाली जो चीज थी वो भी तो सुंदर हो गई। यानी जैसे आप देखो, अगर मैंने कहा जैसे ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपका चेहरा चांद सा सुंदर है। मैंने क्या बोला? आपका चेहरा चांद सा सुंदर है, तो चांद अगर सुंदर है तो आपका चेहरा भी तो सुंदर हो गया, यानी अब आपकी भी तो मतलब वो बढ़ गया, ठीक है, आपका मान बढ़ गया, आपकी मैं सुंदरता की तारीफ कर रहा हूँ। तो किसी से तुलना करना, किसी सुंदर चीज से तुलना करते हैं ना किसी चीज की, तो उसी को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है, उपमा लगा दी। तो आपका चेहरा चांद सा सुंदर है और वो रियल में भी है, ठीक है, आप आईने में देख सकते हो अपना चेहरा, तो आपका चेहरा चांद सा सुंदर है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है, रघु कल भानु, गलत है ये, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना, रघुकुल भानु होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? रघुकुल भानु। तो रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी है? देखो, रघुकुल का क्या अर्थ होता है? रघुकुल भानु का अर्थ होता है, जैसे देखो, रघु हो गया, ठीक है, रघु तो एक राजा का नाम था, ठीक है, राजा थे ना, तो रघु, राजा रघु का वंश, राजा रघु का वंश, तो राजा रघु का वंश जो है वो भानु भारतीय के लिए यूज होता है। तो राजा रघु का जो अंश है तो वो कौन है? तो वो राम जी है, ठीक है ना। राजा रघु, रघु कुल के, कुल भानु, ठीक है, किसके लिए है? राम के लिए दी गई है, ये याद रखना। और देखें, कुशल वीर पुरुष लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? लक्ष्मण साहब बता रहे हैं कुशल वीर पुरुष कैसा होता है। तो देखें, लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय देता है, ठीक है, जो उसके मतलब जो बल है ना, उसकी क्षमता जो है, पराक्रम, उसका वो कहाँ पे बताता है? वो रणभूमि में बताता है, ठीक है ना। यानी जब युद्ध होने वाला है, अब वो रणभूमि में है, ठीक है, आमने सामने है, तब वो उधर बताता है अपनी, जो उसके पास क्या क्या क्षमताएं हैं, ठीक है ना।
वे धैर्य नहीं खोते और मुंह से अपशब्द नहीं निकालते, यानी वो मुंह से बात नहीं करते और वो धैर्य नहीं खोते हैं, ठीक है ना। और अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं कभी नहीं करते हैं, वो अपना जो पराक्रम है, उनकी जो क्षमता है, उसका वो वर्णन कभी भी खुद नहीं करेगा। तो आपको ऐसे पूछ लेगा सवाल, ये जो जो सवाल बता रहा हूँ मैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखना, जो हमने कहा, ताकि और अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी ये आपसे पूछ लेगा तो आप कैसे बताओगे, तो आप ऐसे ही बताओगे कि भाई जो शूरवीर होता है, ठीक है ना, कुशल वीर है, जो लक्ष्मण के अनुसार, ऐसे लिखोगे लक्ष्मण के अनुसार, या लक्ष्मण ने कहा, ऐसे करके, जो शूरवीर है वो रणभूमि के सामने देखकर ही पराक्रम का परिचय देता है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो कि जो मतलब शूरवीर होता है ना, वो शत्रु को रणभूमि में ही उससे लड़ता है और अपना बल का परिचय देता है, या अपना बल के बारे में बताता है, या अपना बल बताता है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से लिखोगे पराक्रम का परिचय देता है तो अच्छा रहेगा। तो ये याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षेप में समझाइए, ठीक है। तो अब देख लो, अगर पाठ नहीं पढ़ा है तो ये संक्षेप में जो हम आपको समझा रहे हैं, तो इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, ये अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। याद रखना, ये किससे लिया है? रामचरितमानस। तो किसने लिखी है? दास ने लिखी है, ठीक है। रामचरित्र को कौन फॉलो करेगा? दास करेगा, तो कौन? तुलसीदास, ठीक है। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है, उसके बाल कांड से लिया है, ठीक है ना, बालक वाले कांड से लिया गया है, ठीक है। और देखें, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि जो परशुराम थे, ठीक है, सीता स्वयंवर हुआ था, आप सबको पता है, कि जिसमें कहा गया था कि धनुष उठाना है और चलाना है, ठीक है, और उतने में वो बाण टूट जाता है। तो उसमें देखो, मनु मतलब मुनि जो है परशुराम जी, ठीक है, को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, और राम के विनय, ठीक है, और विश्वामित्र को समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अतः उनका गुस्सा शांत होता है, ठीक है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। देखो, बाद में तो सारा मैटर सोल्व हो जाता है, ठीक है, कि राम जी उनको समझा देते हैं, तो इनसे सारा मैटर सोल्व हो जाता है। पर जब उनके बीच में जो बातें चल रही है, मतलब लड़ाई झगड़ा की, ठीक है, वो गुस्से में है, तो ये जो भी बातें चल रही है, लक्ष्मण भी गुस्से में बात कर रहा है, परशुराम जी भी गुस्से में बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो बातें चल रही है, उसी का इसमें बताया गया है, ठीक है, इस पूरे पाठ के अंदर। और ये बाल कांड से और रामचरितमानस से। देखो, अगर सवाल का भी जवाब दोगे ना, तो ऐसे ही बता सकते हो, आप चाहो तो तुलसीदास, अब जैसे आपको याद है कि तुलसीदास ने लिखा है, तो आप ऐसे जब वो वाला सवाल का जवाब दे रहे हो, ठीक है, परशुराम संवाद वाले का जवाब दे रहे हो या दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस बाल कांड से ये लिया गया है, उसमें ये बातें की गई है। तो इस तरीके से भी लिखोगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि इसको ये पता है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है, ये किसने लिखा है, और ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है, किसकी पंक्ति है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है। उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया, परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, ठीक है ना, व्यंग तरीके से देते हैं, हंसी मजाक में उनके वाक्यों का जवाब देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से सजी व्यंग्योक्तियां, ठीक है, और व्यंजना शैली और सरस अभिव्यक्ति की है इसमें, ठीक है ना। तो देखो, इसमें वीर रस के बारे में बताया गया है, एकदम योद्धा के तरीके से उनके बताया जा रहा है, और वो मजाक मस्ती में उनके टाल रहे हैं उनके गुस्से को, ठीक है, उनके मजे ले रहे थे, मतलब कुल मिला के, कि ऐसे नहीं बात है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो परशुराम को समझा रहे थे। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद में भी, इसमें भी 2 3 इम्पोर्टेंट है वैसे, तो इसमें हमने टिक नहीं किया, पर आपको बता देते हैं। जैसे इन्होंने कामायनी लिखी है, इसे पूछ सकते हैं कामायनी किसने लिखी है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी है, याद रख लेना। कंकाल, तितली, इरावती, ये लिखी है, ठीक है। वैसे तो कामायनी पूछ सकता है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी, ठीक है। तो आगे देखेंगे, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, ठीक है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है? तो मुरझा कर गिरने वाली जो पत्तियां होती है, वो क्या संदेश देती है? वो देती है मानव मूल्यों का गिरने का, ठीक है। लेखक के अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या है, कि जो मुरझा कर पत्तियां गिर रही है ना, ठीक है, तो वो क्या संदेश दे रही है? वो संदेश दे रही है कि मानव के मूल्य गिर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का संदेश दे रही है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है, ठीक है, आत्मकथ्य जो कविता है जयशंकर प्रसाद की, कौन से में हुई? हंस में हुई। किसमें हुई? हंस में, ठीक है, आत्मकथ्य किसमें हुई? हंस में, याद रखना, हंस में। आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी थी?
तो आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी थी? तो छायावादी थी। ठीक है, आत्मकथ्य की कैसी थी? छायावादी। कैसी थी? छायावादी। देखो आत्मा कैसी होती है? आत्मा दिखती है क्या? छाया दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। छाया भी मतलब काली काली होती है। तो ऐसे याद रखो, तो आत्मकथ्य किसमें लिखी? छायावादी शैली में लिखी गई है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये गागर रीति। गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? देखो ये गागर रीति, इसमें गागर से क्या अभिप्राय है? तो ये आपको बताना है कि गागर से क्या मतलब है। गागर रीति से कवि का अभिप्राय है खाली गड़ा। क्या है? खाली गड़ा। गागर रीति का अर्थ क्या होता है? खाली गड़ा, अर्थात उपलब्धियों से रहित असफल जीवन, जिसमें कोई भी उपलब्धियां ना हो, कुछ भी हासिल ना किया हो, ठीक है, उससे रहित जीवन। तो अभी आप बच्चे हो, 10वीं क्लास में हो, ठीक है, तो अभी आपने बहुत सारी उपलब्धियां नहीं हासिल करी है। तो जब आप 10वीं पास करोगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, तो आपको उपलब्धियां मिलेगी। तो वो आपको हासिल करनी है, तो आप गागर रीति वाले नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो गागर रीति में तब रह जाओगे जब अगर आपने कुछ भी हासिल नहीं किया अपने 10वीं बोर्ड के अंदर, और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो देखें अगला क्वेश्चन। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव व्यक्त कीजिए। तो देखें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल भाव तो देखना ही चाहिए। तो देखें, आत्मकथ्य रचना छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, और इसमें कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस अपने इस नश्वर जीवन संसार में कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जो बताई जा सके, ठीक है ना, जिससे किसी को कोई प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन रूपी खाली गागर की क्या चर्चा की जाए, इसमें कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा ये बताना चाह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास के जरूर आए, पर वे भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सके। हर बार सुख उनके करीब आकर उन्हें चिढ़ाकर फिर से दूर चला जाता। इस अपनी प्रिया के सौंदर्य में उसके गालों की लाली से उषा, ठीक है, को भी ईर्ष्या होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उषा को भी ईर्ष्या होती हुई दिखाई देती है। उनके जो प्रिय है, उनकी जो सुंदर प्रिय है, उनके जो गालों की लाली है, ठीक है, उसकी उषा को भी ईर्ष्या होती है। ठीक है ना, उससे उषा को भी ईर्ष्या होती है, परंतु जब इन सब में किसी का कोई भला नहीं हो सकता, अतः कवि अंत में अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनने का निर्णय लेते हैं। तो यही इस आत्मकथ्य में बताया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बात कर रहे हैं अब अपन। तो इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है वैसे। अब देखो, कॉमिक तरीके से बात कर रहा हूँ, इसमें हम इनकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको पहले ही बता देते हैं कि इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही, बस ये आपको याद हो जाए इसलिए बताया। देखो, निराला का अर्थ क्या होता है? निराला मतलब जो रंगीन हो। ठीक है, रंगीन मतलब जो थोड़ा सा, समझ रहे हो? हाँ। तो इन्होंने क्या लिखा? अनामिका। तो इनकी समझो प्रेमिका रही होगी अनामिका। अनामिका, गीतिका, ठीक है, कुकुरमुत्ता। तो अनामिका और गीतिका, परिमल भी है। अनामिका और गीतिका, अनामिका और गीतिका याद रखना किन्होंने लिखी है। तो कौन है? जो अपने निराला है, ठीक है, जो बिल्कुल निराला है, वही दो प्रियतम रखेंगे, ठीक है, अपनी दो सुंदर स्त्रियां रखेंगे। तो अनामिका और गीतिका किसने लिखी है? तो निराला जी ने, ठीक है ना। अनामिका और गीतिका, तो याद आ जाना चाहिए निराला जी। ठीक है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अनामिका और गीतिका। आगे देखें, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? जो उत्साह है, उत्साह शब्द में ही आपको समझ में आ रहा है, उत्साह। ठीक है, यानी जोश वाली बात करी जा रही है, ठीक है, इंथुजियाज्म की बात करी जा रही है। तो इसमें कौन सा जोश किस में आता है? तो वीर रस में जोश आता है ना, एकदम वीर तरीके से। ठीक है, जैसे वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ऐसी करके जो होती है, तो उसमें क्या होता है? वीर रस होता है। ठीक है ना, तो वीर रस उत्साह, तो ये इसमें हो जाएगा बिल्कुल, याद हो गया होगा। ठीक है, बादल किसका प्रतीक है? बादल किसका प्रतीक होता है? बादल क्रांति का प्रतीक है, लेखक निराला जी के अनुसार। बादल किसको बता रहे हैं? क्रांति को बता रहे हैं। क्रांति का अर्थ क्या होता है? जब कोई घटना होती है ना, जो मतलब पूरे समाज में मतलब लाखों लोग उससे परेशान है, और सबने मिलकर अब तो फैसला कर लिया है कि बस इसको बदल के ही रहना है, ठीक है, तो उसमें वो क्रांति करते हैं। तो उसको कहते हैं क्रांति, एक बड़े पैमाने पे बदलाव करना। ठीक है, देखो आगे देखो, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? ये कविता है जो आपकी अट नहीं रही है, उसमें कौन सा गुण है? तो उसमें प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण।
क्या होता है ये प्रसाद गुण पूछ ले तो आपको बता देते हैं। प्रसाद गुण ये ऐसा गुण होता है जो पढ़ते ही आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो जाए, जैसे अट नहीं रही है तो एकदम क्लियर हो जाता है, आपको पढ़ने इजी होता है, तो वो होता है प्रसाद गुण। ऐसा एक कविता जिसके अंदर क्या हो, जिसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, तो वो प्रसाद गुण। ठीक है। ओज गुण क्या होता है, जिसको पढ़कर एकदम आपको जोश आ जाए, ठीक है, जुनून आ जाए। वीर रस जो होता है ना, वैसे ही ओज गुण होता है। ठीक है। वीर रस में ही आता है ओज गुण। ठीक है। ओज गुण में वीर रस आता है। ओज मतलब एकदम जोश, ओज जोश। ठीक है। ओज जोश। प्रसाद मतलब जैसे देखो, प्रसाद से इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे प्रसाद जो होता है ना, प्रसाद बांटते हैं ना, जो मंदिरों के अंदर प्रसाद बांटते हैं। ठीक है। तो प्रसाद ऐसे इजीली सबको बांट देते हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इजीली जो समझ में आ जाए वो प्रसाद गुण हो गया। ठीक है। ओज गुण जिसमें एकदम ओज गुस्सा हो, ठीक है, जोश हो। और माधुर्य गुण जिसमें एकदम माधुर्य, मधुर, ठीक है, एकदम सुंदर, तो वो माधुर्य गुण हो गया। ठीक है ना। जैसे हमने कहा था कि चांद सा सुंदर आपका चेहरा, तो उसमें क्या आ रहा है, माधुर्य गुण आ रहा है। ठीक है ना। आपको बिल्कुल मधुर, आपको अच्छा लग रहा है सुन के। ठीक है। निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो निराला जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो समन्वय और मतवाला। समन्वय और मतवाला दोनों का ही किया। ठीक है। निराला जी ने कौन सा किया, समन्वय और मतवाला। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, निराला जी ने गीतिका और ये लिखी थी। ठीक है। ये आपकी रचनाएं लिखी थी, अपन ने बात करी यहाँ पे, अनामिका और गीतिका, ये दोनों इन्होंने रचनाएं लिखी, अनामिका और गीतिका। ठीक है। तो उसके लिए इनको क्या चाहिए, समन्वय तो चाहिए ना, दोनों के बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा। ठीक है। और मत वाला, हिम्मत वाला, मत वाले से याद रखो, हिम्मत वाला भी होना पड़ेगा। ठीक है। अनामिका और गीतिका को अगर रखिएगा तो हिम्मत वाला भी होना चाहिए और समन्वय भी बनाना चाहिए। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, तो समन्वय और मत वाला। ठीक है। इन दोनों संपादन में इन्होंने लिखा है, इस पत्रिकाओं में लिखा है। ठीक है। इसमें संपादन किया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्साह कविता में दिखाए गए बादल के क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए, या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि उत्साह कविता का मूल प्रतिपाद या संदेश लिखिए। तो उत्साह कविता के बारे में जो है वो इसमें बताया गया है, तो इसको सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे मिलता हुआ क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आपके आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें मूल भाव है। तो देखिए, गर्जना करता हुआ, ठीक है, घनघोर घटाओं के साथ उड़ता हुआ, काले घुंघराले बालों के समान बच्चों की कल्पना सा, हृदय में बिजली की चमक सी आशा व उम्मीद जगाता, ठीक है, निराश मन को नव जीवन देता, ठीक है, ब्रज रूपी दुखों को छिपाता, व्याकुल बेचैन मन एवं विश्व के भीषण तृप्त गर्मी में, गर्मी से संतृप्त मनुष्य की आशा की किरण बन अज्ञात दिशा से शीतल जल वर्षा के माध्यम से धरती को एवं संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। कौन, बादल। संसार को नव जीवन और नवीन प्रेरणा प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके माध्यम से जोश, ठीक है, पुरुष और क्रांति का संदेश मिलता है। ठीक है ना। यह विभिन्न अर्थों की ओर संकेत भी करता है, पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाना है, और सुख, जो सुखकारी शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, समान को नव जीवन की प्रेरणा देने वाली छवि के रूप में। ठीक है। समाज को, यहाँ पे समान, समाज है ना, समान कौन लिख रहा है, समाज। ठीक है। समाज इसमें होगा, समाज को नव जीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। तो इसको अभी अपन इजीली और समझेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे दिया नहीं गया इसका एक और प्रश्न था वैसे, शायद हमने इसमें, अच्छा वो आगे आ जाएगा आपके, अगर इसमें था शायद हमने टिक किया था, तो वो अपन देख लेंगे, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा वैसे बादल के बारे में कैसे उन्होंने बताया था। अब देख लेते हैं नाग अर्जुन के बारे में। ठीक है। नागार्जुन जो है, नागार्जुन जो है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो छविमान शब्द देखो, उनकी रचना वैसे इम्पोर्टेंट है, पर वो आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, जिनकी पूछता है उसको हमने आपको बताया। तो छविमान, ठीक है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, सुंदर। छविमान, सुंदर। ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे, तो आप सबको पता है कि जो छवि होती है, ठीक है, जो छवि है ना, उसमें किसी को दिखता है क्या कि कौन सुंदर है कौन बदसूरत है, नहीं दिखता है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो अच्छा ही मानना है कि जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो सुंदर ही है, मतलब वो, ठीक है, सुंदर ये होता है ना, जैसे जल के अंदर मतलब एकदम परछाई दिखती है, हाँ, सुंदर सुंदर लगता है ना। जैसे आपने देखा होगा जोधा अकबर भी, जोधा अकबर में भी क्या होता है,
जब अकबर मतलब वो समुद्र की तरफ होते हैं और उनमें जोधा का चेहरा दिख रहा होता है, सिर्फ झलक दिख रही होती है, तो कितनी सुंदर लगती है। तो सुंदर, ठीक है, यहाँ पे सुंदर आ जाएगा आपके। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो देखो, कौन सी संस्कृति के निकट ले जाती है फसल? तो आप देखो, फसल से याद रख लो एक कृषि। फसल किसमें होती है? कृषि, कृषि संस्कृति की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस और बबुल किसके प्रतीक है? तो बांस और बबुल किसके प्रतीक हैं, यानी किसके लिए प्रयोग होते हैं, ऐसा समझ लो। तो कवि ने अपने आप को ही बांस और बबुल बताया। कवि ने क्या कहा है कि मैं ही बांस और बबुल हूँ, ठीक है ना, नागार्जुन का। बांस और बबुल दोनों ही रूखेपन के प्रतीक हैं। कैसे हैं? रूखेपन के, ठीक है। बांस और बबुल कैसे होते हैं? रूखे रूखे होते हैं ना, रूखेपन के। कभी भी निरंतर घर से बाहर रहने के कारण पारिवारिकता के एहसास तथा वात्सल्य के सुख से अपरिचित सा हो गया था, ठीक है ना। तो वो भी कैसा है? रूखा सूखा हो गया है, तो रूखेपन का है, तो इसलिए उसने अपने लिए ही रूखापन बताया। और देखो देखो, इसमें क्या है कि हमने उत्तर पे, आप देख रहे होगे निशान हमने उत्तर पे लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसका उत्तर इतना ज्यादा अच्छा है ना कि आपको ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो इसलिए हमने इस पे लगाया। वैसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही, किताब में तो है ही, तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं हो कि आप आगे निकाल दो, आपको सुनना ही है, ठीक है, अच्छा है। देखो, नन्हे बालक का चित्रण छवि नागार्जुन जी ने किन शब्दों में किया है? तो बहुत ही अच्छे शब्दों में इन्होंने लिखा है। तो देखें हम, एक नन्हा बालक अपने दुधिया दांतों की मुस्कान बिखेरे बिखेर कर एकदम सुस्त व्यक्ति को भी स्फूर्ति में बना देता है, और उसके धूल मिट्टी से सने हुए गाल एकदम ऐसा प्रतीत कराते हैं कि किसी तालाब को छोड़कर झोपड़ी में कमल खिल रहे हैं। उन उसके स्पर्श मात्र से एकदम कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघलकर जल की भांति शीतल हो जाता है, ठीक है ना। और देखो, बांस और बबूल जैसे रूखे मन में भी बालक का स्पष्ट कोमल शेफालिका के फूलों की भांति एहसास करवाता है, ठीक है। शेफाली के जो फूल होते हैं उसके प्रति कितना अच्छे से इसमें वर्णन किया है। और देखो, यहाँ पे देखो फसल के बारे में बताया। नदियों के पानी का जादू, आहा, नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी, पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच ही फसल है। हाँ हाँ, कितने अच्छे से मतलब इन्होंने लिखा है, तो इसलिए हमने पढ़ लिया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उन तत्वों की ओर, ठीक है। आकृष्ट लिख सकते हो या आकृष्टित लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप उसकी ओर लेना चाहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पर कठिन शब्द का ऐसे भी इस्तेमाल मत करना अगर आप उसकी मात्राएं गलत लिख रहे हो, या तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना लिखने की, ठीक है। क्योंकि शब्द सही लिखना जरूरी है, मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिंदी आप दे रहे हो, मात्रा इंपॉर्टेंट होती है, तो मात्रा आपको गलत नहीं लिखनी। भले ही शब्द थोड़ा आसान लिख दो, ठीक है। आकृष्ट मत लिखो, आकृष्टित मत लिखो, भले तो ये लिख दो कि उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उसकी ओर ध्यान ले जाना चाहते हैं, ऐसे लिख लो। पर गलत अगर आप मात्राएं लिखेंगे तो आपको दुख होगा, नंबर कम मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। गलत शब्दों से बचना है। चाहते हैं उन तत्वों की ओर जिनके संयोग से फसल तैयार होती है, ठीक है ना। जैसे जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव श्रम, ये सारे तत्व हैं जिससे फसल बनती है, उसकी ओर ध्यान ले जाना चाहते हैं कवि, ठीक है। कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल के तैयार होने में संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से परिचित कराना चाहते हैं। किसानों के कठिन परिश्रम व योगदान से फसल तैयार होती है, इसके बारे में बताना चाहते हैं। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, ठीक है, कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान भाव और जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच उचित साझेदारी का भाव रखने का संदेश देते हैं। देखो, कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? तो आप सबको पता है, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। किसी के भी प्रति आप कृतज्ञ हो, यानी आप एकदम उनके लिए फीलिंग से भर जाते हो ना, ऐसी वाली फीलिंग नहीं, प्यार वाली फीलिंग नहीं। कृतज्ञता मतलब उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा किया, ठीक है, आपको बहुत सुकून मिल रहा है, तो उसको कहते हैं कृतज्ञता, ठीक है, ग्रेटिट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड। समझदार हो आप, वैसे इंग्लिश का भी पेपर देके आए हो। हाँ, अंतरा का मतलब क्या है? अंतरा का मतलब क्या होता है? अंतरा का अर्थ होता है गीत का चरण। देखो, गीत में चरण होता है ना, अंतरा होता है, ठीक है।
जैसे एक गाना था, आपने सुना होगा, ठीक है ना, जैसे कभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, यहाँ पे था ना है, ये था ना, कभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जो है जो है ना आपके बार बार, तो उसी को कहते हैं अंतरा। ठीक है, जैसे ओ, वो था ना वो, तो वैसे ही, ठीक है, जादू जादू अंतरा। ठीक है, तो गीत का चरण है, क्या है, गीत का चरण। आगे देखते हैं, अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ लिखो। तो अनहद का कविता के संदर्भ में अर्थ बताना है, सिंपल है, अनहद। ठीक है, हद मतलब समझते हो आप, असीम। ठीक है, असीम, तो अनहद ऐसी मस्ती जो असीम हो, असीम मस्ती, अनहद मतलब असीम मस्ती। ठीक है, ढांढस बंधाना, ढांढस बंधाना का पर्यायवाची क्या होते हैं, तो इसकी पर्यायवाची है तसल्ली देना और सातवाहन देना। ठीक है, ढांढस बंधवा दिया, ठीक है, तसल्ली दे दी, सातवाहन दे दिया। कैसे दे दिया, जैसे अगर आप, कुछ नहीं यार ऐसा होता रहता है, ठीक है, सब सही हो जाएगा, अरे कोई टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, तो आप क्या कर रहे हो, ढांढस बंधा रहे हो। ठीक है, ढांढस बंधाना यानी तसल्ली देना, सातवाहन देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सातवाहन। ठीक है, तार सप्तक क्या होता है, सबको पता है तार सप्तक क्या होता है। सप्तक का अर्थ होता है सात का समूह, सप्तक का अर्थ क्या होता है, सात का समूह। ठीक है, ये सात स्वर है, कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा भी आता है वैसे 8वें नंबर पे वापस, तो फिर वापस शुरू होता है। ठीक है, तो इसी का लूप चलता है, फिर उल्टा भी चलाते हैं। ठीक है, नी धा पा मा ग रे सा, ठीक है, ऐसे भी चलता है। ठीक है, जो सा से स्टार्ट होता है वैसे वो भी, सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं तार सप्तक। ठीक है, इनकी ध्वनि की ऊंचाई, धीमेपन, ठीक है, आरोह और अवरोह होता है इसमें। ठीक है, आरोह मतलब सीधा चलता है, अवरोह मतलब उल्टा चलता है। ठीक है, इस तरीके से आरोह अवरोह होता है। तो ये आपको बताना है, इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसको तार सप्तक कहते हैं। अगर जो इसके आधार पर जो ध्वनि होती है ना, वो मध्य सप्तक से ऊपर हो जाती है, ठीक है, बीच वाले सप्तक से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपने तार सप्तक। तो पहले आपको सात का समूह बताना है, ये सारे आपको लिखने हैं, और फिर उसके बाद इस तरीके से बता सकते हो, तो तार सप्तक अगर पूछ ले तो बता दे। आगे देखिए, संगतकार कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो संगतकार कविता का उद्देश्य देख लेते हैं भाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करना चाहती है, संवेदनशीलता, ठीक है, समझदारी, उनमें से प्रत्येक को अपना अपना महत्व है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, और उनका सा, सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। यानी जो बताना चाह रहे हैं कवि कि भाई, जो संगीतकार होते हैं ना, जो सबका अपना अपना महत्व होता है, जैसे तो हर ही व्यक्ति का हर ही फील्ड में जो काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना महत्व है। आपका भी अपना महत्व है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा भी अपना एक महत्व है, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि मुख्य गायक और कलाकारों का मनोभाव से परोक्ष में सहयोग करने वाले सहायकों या संगीतकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उनकी ओर ध्यान ले जा रहे हैं। ठीक है, और देखो, इनको नींव की ईंट कहा जा सकता है, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर कोई मेन लीड में जो हीरो डांस कर रहा है, आपको पता है, तो उसके पीछे क्या होता है, दूसरे डांसर भी होते हैं ना, तो वो क्या होता है, उससे कितना अच्छा लगता है वीडियो। और आपका वैसे ध्यान तो मेन डांसर पे होता है, अगर उनको हटा दिया जाए ना, तो आपको बहुत बेकार लगेगा वो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसा। ठीक है, तो इनको नींव का ईंट भी कहा जाता है। ठीक है, नींव की ईंट, इनको समाज जनता नहीं, समाज इनको जानता नहीं है, उन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता है। कवि चाहता है कि लोग इनके महत्व को समझकर इन्हें उचित सम्मान दें, जिनके हकदार है ना ये, उतना उनको हक मिलना चाहिए, मतलब उतना सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये संगीतकार उचित समय पर संयोग करके मुख्य कलाकारों को निराशा और असफलता से बचाते हैं तथा उसे आत्मविश्वास से भरते हैं। इसीलिए कार्य अपेक्षित रहने वाले इन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करते हैं, कि उनको
भी इनका हक मिलना चाहिए, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, हम भी आपके लिए खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, ताकि इससे हमें भी पता चलता है, फीडबैक मिलता है आपका कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ विधा है, तो कौन सी विधा है भाई? तो वो है आपकी कहानी विधा। तो नेताजी का चश्मा, देखो इससे समझ में आ रहा है कि कहानी के बारे में है, नेताजी का चश्मा, चश्मे के बारे में तो कहानी से ही होगा। ठीक है, और देखें, स्वयं प्रकाश का बचपन व नौकरी का अधिक समय किस राज्य में? देखो नेताजी का चश्मा जो नेताजी के बारे में लिखा है, ठीक है, और ये किसने लिखा है? तो स्वयं प्रकाश ने लिखा है। ठीक है, ऐसी कहानी कौन लिखेगा भाई? देखो इससे भी याद रख सकते हो, अगर आपसे पूछ ले कि इसका लेखक कौन है, नेताजी का चश्मा, और 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है, या नहीं भी देवे तो भी आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखो नेताजी का चश्मा, चश्मा जिसकी आंखें कमजोर हो जाती है, जिसकी रोशनी कमजोर हो जाती है, मतलब प्रकाश, ठीक है, तो जिसके पास रोशनी नहीं है वही तो चश्मे की बात करेगा, तो प्रकाश वाला ही तो चश्मे की बात करेगा। तो स्वयं प्रकाश ने नेताजी का चश्मा कहानी लिखी है, ठीक है, कहानी है। और देखो, बचपन व नौकरी का अधिक समय किस राज्य में बीता था? तो राजस्थान में बीता था, याद रख लेना राजस्थान से, इसलिए हमने इस पर टिक किया है, इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान में हो तो राजस्थान में लिखना है। देखो, हालदार साहिब कितने दिनों से कंपनी के काम में कस्बे में गुजरते थे? ठीक है, कस्बे से गुजरते थे, तो 15 दिनों से। कितने? 15 दिनों से। ओके, आगे देखिए। मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? जो मूर्ति थी, वो जो उसका कोट है, ठीक है, मूर्ति पे जो कोट पहन रखा है उन्होंने, उसका जो सेकंड नंबर का बटन है उससे कितनी फुट ऊंची थी? ठीक है, तो कितने फुट ऊंची थी तो आपको बता देते हैं, वो होगा 2 फीट। ठीक है, 2 फीट। कितने? 2 फीट। ठीक है, कितने? 2 फीट। इसे दो का आंकड़ा अभी आपको समझ में आएगा, ये 2-3 सवाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो 2 फीट ऊंची, इंपोर्टेंट। आगे बढ़ो। मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगाई गई। जो शहर का मुख्य जो बाजार है, उसका जो मुख्य चौराहा है, ठीक है, उस पर लगाई गई थी। ठीक है ना, आगे देखें। पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला कैसा आदमी था? तो आपको याद आ रहा होगा, पान वाले कैसे होते हैं वैसे? पान वाले ऐसे तो होते हैं, एकदम खुश मिजाज होते हैं, ठीक है, पर वो काला मोटा भी था, ये भी याद रखना, काला मोटा। ठीक है, और खुश मिजाज था। जैसे जो भी पान खाते हैं वो मस्त एकदम पान मतलब रख के एकदम पान की वो रखते हैं ना, एक बक्से टाइप पान का रखते हैं, पान का बक्सा, और उसमें पान खाते रहते हैं, वो मस्त खुश मिजाज रहते हैं, उनको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए जिसको ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं होती तो वो देश प्रेम नहीं रखता, तो उसमें देश प्रेम नहीं होता है। तो देखो पान खा के वो सड़कों पे थूक देते हैं, तो देश प्रेम तो वैसे ही नहीं है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, उनमें देश प्रेम नहीं था। ठीक है ना, तो बता सकते हो पान वाला के साथ में था, बहुत आसान। आगे देखो, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे बदलने का क्या कारण रहा होगा? तो आपको बताना है कि मूर्ति पर चश्मे क्यों बदल रहे थे। तो जो चश्मे वाला था, ठीक है, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था, वह चश्मों की फ्रेम बेचकर गुजारा चलाता था। ठीक है, वो फ्रेम बेचने का काम करता है चश्मे वाला, पर वो देश प्रेमी भी था। ठीक है, अगर नेताजी की प्रतिमा पर लगी फ्रेम का ग्राहक आ गया तो वो ग्राहक को बेच देगा। ठीक है, अगर ग्राहक को वो पसंद है तो वो ग्राहक को बेच देगा और दूसरी फ्रेम लगा देता था, तो इसीलिए बार बार बदल देते। ओके, नेक्स्ट। नेताजी का चश्मा पाठ में कहानीकार ने क्या संदेश देना चाहा है? तो इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? इस कहानी द्वारा लेखक देश से प्रेम करने वालों के प्रति सम्मान रखने का भाव सिखाना चाहते हैं। भले ही देशभक्ति रखने वाले में कोई शारीरिक विकृति हो, क्योंकि देश प्रेम अंतर्मन से होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। तो जैसे जो चश्मा बदलता था ना, तो उसका शरीर कैसा था? देखो इधर बताते हैं, जैसे कैप्टन जो चश्मे वाला था वो कैसा था? एकदम बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी था। ठीक है, एकदम बेहद, ठीक है, बूढ़ा मरियल था, लंगड़ा आदमी, ऐसा आदमी था, पर उसमें देश प्रेम की भावना थी। ठीक है ना, वो काला चश्मा पहनता था आंखों पे, और गांधी की टोपी पहनता था। छोड़ दो, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भगत गांव से कितनी दूर जाकर नदी स्नान करके आते हैं? तो भगत गांव से कितनी दूर जाकर नदी स्नान करते हैं? तो आपको क्या बताया, 2 का आंकड़ा, तो 2 मील, कितना? 2 मील। तो वहां पे भी 2, यहाँ पे भी 2। आगे चलते हैं। भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं? तो देखो, किसको ज्यादा निगरानी और मोहब्बत देनी चाहिए? जो क्या हो, कमजोर हो, ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम, ठीक है, असक्षम, ठीक है,
चाहे उससे असक्षम हो, उनको देनी चाहिए, ठीक है ना। क्या देनी चाहिए? मोहब्बत देनी चाहिए और निगरानी भी देनी चाहिए। इसीलिए देखा जाता है कि ज्यादातर स्त्रियों को मोहब्बत, प्रेम और निगरानी दी जाती है, ठीक है। स्त्रियों का ध्यान रखा जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से लड़कों के मुकाबले थोड़ी कमजोर होती है। वैसे ये गलत बात है, ज्यादातर लड़कियां स्ट्रॉन्ग होती है, पर कुछ जो लड़कियां होती है वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो हमेशा निगरानी में रहती है और उनको मोहब्बत दी जाती है। इसीलिए तो ये कोमल होती है लड़की, तो ये उनकी सुंदरता है, ये उनकी खासियत है। लड़के थोड़े कठोर होते हैं, तो ये उनकी खासियत है, उनकी शक्ति है, ठीक है। लड़की को तो वैसे, लड़के जो है उनको वैसे भी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टर होता है अपनी फैमिली का, ठीक है, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, अपने वाइफ का, ठीक है, अपनी फैमिली का, जो भी है उन सबके लिए वो क्या होता है? प्रोटेक्टर होता है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको हमेशा ताकतवर होना चाहिए और लड़कियों को हमेशा कोमल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट चीजें ही अट्रैक्ट करती है। आगे चलते, भगत किसको साहब मानकर संबोधित करते हैं? तो भगत किसको साहब मानकर संबोधित करते हैं? तो भगत कबीर जी को साहब मानकर संबोधित करते हैं। याद रखना, कबीर जी को, ठीक है। भगत किसको करेंगे? कबीर को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखक ने किस क्लास के डिब्बे का टिकट लिया? तो लेखक ने कौन सी क्लास के डिब्बे का टिकट लिया? तो सेकंड क्लास। देख लो, दूसरा जो दो का आंकड़ा आपके चल रहा है, दो तुम्हारे दो हमारे दो, वो चलता है ना दो दो तो वैसे दो का आंकड़े हैं, याद रख लेना, याद रखिए होगा। यशपाल ने स्वाभिमान मानी होने का परिचय कैसे दिया? देखो, स्वाभिमानी यानी खुद का सम्मान रखने वाला। स्वाभिमानी कौन होता है? खुद का सम्मान रखता है, ठीक है। तो उसका परिचय कैसे दिया? जब डिब्बे में अपनी सीट पर बैठने लगे तो पहले से सामने की सीट पर बैठे सज्जन ने बात ना करने का भाव दिखाया, ठीक है, कि वो दे रहे थे लाइनें, कि वो लाइन नहीं दे रहे, बात नहीं करना चाह रहे, तो लेखक ने भी उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो इसको याद रख सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। स्वाभिमानी कैसे होगा भाई? कि अगर कोई व्यक्ति आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और आप फिर भी उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो बेकार चीज हो जाती है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको मतलब उनसे पूछना नहीं चाहिए। जैसे अब यहाँ पे तो उन्होंने इनसे बात करने का निर्णय नहीं लिया, इसमें इसको स्वाभिमानी बताया, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि वो दिखावा नहीं करना चाह रहे हो, पर वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, बात करने में। तो क्या होना चाहिए? हमें एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। एक बार कहते हैं ना, फियर ऑफ रिग्रेट जो है, ठीक है, फियर ऑफ जो आपके रिग्रेट है, ठीक है, यानी ट्राई ना करने का जो रिग्रेट है वो हमेशा बड़ा होता है। किससे? फियर ऑफ रिजेक्टिंग या रिजेक्ट होने से। तो अगर क्या होता है कि अगर वो पूछ लेते, ठीक है, यशपाल जी उनसे, तो उनके मन में तो था यशपाल जी के कि भाई अपन बात करें, ठीक है, उनसे जो डिब्बे में बैठे हुए हैं सज्जन, पर उनके मन में उनको लगा कि भाई वो हमारे से बात नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसा भाव नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने पूछा भी नहीं। जबकि ये बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्म थोड़ी है 100%। अगर वो एक बार पूछ लेते कि क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वो बात करने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो बात नहीं कर रहे हैं, तब जाके उनका जो रिग्रेट है वो खत्म हो जाता है, कि उनको ऐसा रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने पूछा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, तो इसमें स्वाभिमान इंपॉर्टेंट होता है। अगर जब आपने उनसे पूछा कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, तो अगर वो फिर भी मना कर देते हैं, तो यहाँ पर स्वाभिमान होना चाहिए कि अब आप दोबारा नहीं जाओगे, क्योंकि अब तो स्वाभिमान आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे आपको लाइफ की चीजें भी बता देते हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो आपका डबल फायदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया? बात की थी हमने, लेखक ने कौन सी क्लास के डिब्बे का टिकट लिया था? सेकंड क्लास। तो क्यों लिया था भाई? अब देखो, लेखक पहले ही बता रखा है आपको कि लेखक लेखक होगा तो क्या करेगा? चिंतन का काम करेगा, सोचने का काम करेगा, लिखने का काम करेगा, तो एकांत में बैठकर किसी नई कहानी के बारे में चिंतन किया जा सके, सोच सके, ठीक है, इसलिए सेकंड क्लास डिब्बा लिया। आगे अगला प्रश्न आपको दिया है, एक कहानी यह भी पाठ कौन सी विधा है? तो इसमें कौन सी विधा है? तो आत्मकथा। एक कहानी ये भी, इसमें लिखिए आत्मकथा, यानी खुद की स्वयं जो अपन कहानी बनाते हैं, कहानी लिखते हैं। मेरी भी आत्मकथा मैं आपको सुनाऊंगा, कभी लिखूंगा किताब तो आपको बताऊंगा। तो आत्मकथा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे मेरी भी कहानी, तो आपको कभी बताएंगे। तो ये होती है आत्मकथा, यानी जब खुद ही राइटर अपने ही बारे में अपनी सारे जीवन के अनुभव लिखता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। तो ये कहानी, ठीक है, एक कहानी ये भी, तो ये एक आत्मकथा, याद रखना। और ये मन्नू भंडारी ने लिखी है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी कहानी बताने की कोशिश करी।
मनु भंडारी की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के किस शहर में? अब देखो ये राजस्थान के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया मनु भंडारी। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पे शिक्षा ली? अजमेर में। कहाँ पे ली? अजमेर में। आप कौन सी बोर्ड दे रहे हो? अजमेर। तो मनु भंडारी भी कहाँ पे शिक्षा ले रही है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर बोर्ड दे रहे हो तो अजमेर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनु भंडारी किस प्राध्यापिका से प्रभावित थी? कौन सी प्राध्यापिका थी? ठीक है, जिनसे मनु भंडारी जी प्रभावित थी? तो शीला अग्रवाल। मनु भंडारी किससे थी? शीला अग्रवाल। किससे? शीला अग्रवाल। याद कैसे रखोगे? अगर बाई चांस आपको याद नहीं हो रहा तो ऐसे ही याद रख सकते हो। देखो, प्रभावित थी यानी अट्रैक्टेड थी उनके प्रति, तो ऐसी कौन सी प्राध्यापिका होगी जो बहुत ज्यादा सुंदर होगी? आपने सुना होगा ना, वो एक गाना था ना, शीला की जवानी, आपने वो देखा हो तो। ठीक है, वो गाना था, तो उसके अंदर कौन थी? कैटरीना कैफ थी। कैटरीना कैफ कैसी है? बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो शीला कैसी है? बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो सुंदर होगी उसी के प्रति मनु अट्रैक्ट होगी। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद रख लोगे। अगर नहीं आया तो मेरी ये कहानी याद आ जाएगी फालतू से, तो आपको याद आ जाएगा और आप टिक कर दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नौबत खाने में इबादत किस पर लिखा गया व्यक्ति का चित्र? ठीक है, तो इसमें इसके बारे में बात करें तो बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इसके बारे में बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह, इबादत से बिस्मिल्लाह खां को याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? इन्होंने शहनाई की भी खोज की थी, है ना, तो इनका क्या नाम था? अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान का क्या नाम था? अमीरुद्दीन। ठीक है ना, अमीरुद्दीन। कोई भी वैसे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आपको करना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर करेंगे तो उसमें बरकत होगी, तो इनका नाम ही बिस्मिल्लाह है, तो अमीर हो जाएंगे वो। ठीक है, तो अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह का अमीरुद्दीन। ओके, आगे देखते हैं। नाना की मीठी वाली शहनाई से क्या तात्पर्य है? तो नाना की मीठी वाली शहनाई से क्या तात्पर्य है? मीठी वाली शहनाई से तात्पर्य है जब अभ्यास से शहनाई में मधुरता आने लगे तो शहनाई मीठी लगने लगती है। और ऐसा होता है, पता है आपको? ऐसा लग रहा होगा ये तो अजीब बात है, पर आपको अभी अभी की घटना है कुछ समय की। जो आयरन मैन होते हैं ना, आयरन मैन जो बनते हैं ना, रोबोट। ठीक है, तो जो उन्होंने क्या करा था, एक चिंगम को खाया था। ठीक है, उस चिंगम को खा के चबा के थूक दिया। उस चिंगम की, पता है, वो एक वेबसाइट पर लाखों रुपए में उसको खरीदा जा रहा है। कितने लाखों रुपए में उसकी बोलियां लग रही है, क्योंकि वो आयरन मैन द्वारा थूकी हुई। कितने मतलब ऐसी ऐसी बात है। हाँ, अगली देखते हैं क्वेश्चन। देखो, मोहर्रम क्या है तथा इस पर बिस्मिल्लाह खान क्या रवैया रखते थे? तो ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सबको पता होना चाहिए मोहर्रम क्या है। तो मोहर्रम एक मुस्लिम पर्व है। ठीक है ना, यानी मुस्लिमों का त्योहार है ये। इस पर्व पर शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति जो अदाकारी है, ठीक है, अजादाकारी है और शौक मनाते हैं। ठीक है, यानी उस दिन बहुत बड़ी हानि हुई थी। ठीक है, तो बहुत जो बड़े बड़े मुसलमान हजरत हुए हैं उनका इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था। ठीक है ना, तो इसलिए मुहर्रम मनाया जाता है। और बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे उस पर वो शहनाई नहीं बजाते थे। ठीक है, वो कोई भी संगीत का कार्यक्रम भी नहीं करते थे, नहीं उसमें जाते थे। तो ये अपने धर्म के प्रति उनका सम्मान दिखाता है। ठीक है, और सबको अपने अपने धर्म के प्रति तो सम्मान रखना ही चाहिए, और सभी के धर्मों के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए, तभी तो भारत विविधता में एकता की मिसाल बनेगा। खान साहब सादगी से रहते थे, कैसे? वैसे तो सारे खान साहब सादगी से ही रहते हैं, कौन सादगी से नहीं रहता है, और सभी सादगी से ही रहना चाहिए। वो साधारण पहनावा पहनते थे। ठीक है, अपनी शहनाई और काशी दोनों को ही महत्व देते थे। तभी उन्होंने अपनी एक शिष्या के फर्जी धोती के बारे में कहने पर कहा, ठीक है, पगली यह भारत रत्न शहनाई से मिली है, लुंगिया से नहीं, ऐसा कहा था। तो मस्त रहते थे वो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति पाठ के लेखक का नाम बताइए, इम्पोर्टेंट है। भरत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, तो भरत आनंद कौशल्यायन ने संस्कृति पाठ लिखा। ठीक है, तो देखो कैसे याद रखोगे? संस्कृति, संस्कृति। ठीक है, आनंद किसको आता है? असली, जो असली आनंद की प्रकृति किसे होगी? असली आनंद किसे मिलेगा? जो संस्कृति पे चल रहा होगा, जिसके आचरण अच्छा होता है। ठीक है, संस्कृति का अर्थ क्या होता है? बढ़िया, मतलब एकदम अच्छा पहनावा,
तमीज, तहजीब, ठीक है, इसी को संस्कृति कहते हैं। तो कौन आनंद, संस्कृति वाले को ही आनंद मिलेगा, तो आनंद से आनंद है, संस्कृति और आनंद जुड़ा हुआ है। संस्कृति पाठ में कौन से दो शब्द हैं, तो आप सबको पता है कि संस्कृति से सभ्यता शब्द जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है, जैसे अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें तो ऐसा होता है, वैसे आपके इसमें थोड़ी अलग तरीके से, पर इतिहास में ऐसा होता है कि जो संस्कृति होती है, ठीक है, पहले तो होते हैं सभ्यता, ठीक है, समाज सुधरने लगता है तो वो सभ्यता बनता है। और जब सभ्यता अपने चरम पर होती है, मतलब जब टॉप लेवल पे पहुंच गई, अब सारे रूल्स नियम सब अच्छे हो गए, तो वो संस्कृति बन जाती है, ठीक है ना। और फिर वापस वो धीरे धीरे नीचे आती है और वो सभ्यता बनती है और वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है जैसे मोहनजोदड़ो के साथ भी हुआ था। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं होती रहती है, तो बाद में कभी बात करेंगे। शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की, तो शीतोष्ण से बचने के लिए मानव किसकी खोज करेगा। अब ये इस पे इसलिए टिक किया हमने ताकि आपको थोड़ा बता दें कि आप क्या है, कंबल की नहीं करेंगे, कंबल की खोज करिए, शीतोष्ण से बचने के लिए तो कंबल ही करेगा, सर्दी वर्दी से बचने के लिए। पर ऐसा नहीं, कंबल किसी को नहीं, सुई धागे से, सुई धागे की खोज करिए, किससे, सुई धागे। भरत आनंद कौशल्या इनके बचपन का क्या नाम था, तो हर नाम दास। कैसे याद रखोगे, भाई देखो इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो, सभी नाम से बुला सकते हो, हर नाम से बुला सकते हो, ठीक है, नाम भी याद है ना, हर नाम से बुला सकते हो। जैसे भरत बुला दो, ठीक है, आनंद बुला दो भाई आनंद, कौशल्यायन बुला दो, ठीक है, कौशल बुला दो, तो हर नाम दास, क्या नाम था, हर नाम दास। मुझे याद आ जाएगा आपको एग्जाम में, जब आप इसको बस 2 से 3 बार जरूर देखना। और एक बार तो आप नॉर्मल स्पीड में देखो, फिर उसके बाद आप इसको 1.5 में देखो, फिर तीसरी बार जब देखो तो 2x में देख लो, तो इससे बहुत अच्छे से याद होगा। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने करी, सबको पता है वैसे तो। एप्पल किसके सिर पे गिरी थी, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। आगे देखो, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया, तो पेट की आग बुझानी है, किसका आविष्कार किया, वस्त्र का करे भाई। अगर हाँ बहुत से बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट है, तो पेट में आग लग गई, यानी पेट के कपड़े में आग लग गई, ठीक है, उसमें आग लगी तो वो क्या करेगा भाई, वस्त्र का आविष्कार किया होगा उसने कि भाई पेट में आग ना लगे, वस्त्र पे आग लग जाए, कपड़ों पे आग लग जाए, है ऐसा नहीं होता, ठीक है, आग, ठीक है, पेट की आग बुझाने के लिए उसने आग का प्रयोग किया। क्यों, कि देखो उसको थोड़ा बायोलॉजिकल समझो, मतलब जीव विज्ञान की तरफ समझो। यह समझोगे भाई पेट के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना। जब आप कच्चा मांस खाते हो या कच्ची चीजें जब खा रहे हो, ठीक है, उस समय तब क्या होता है, जब कुछ भी नहीं था आग वाग, तो कच्चे ही खाएंगे सब चीजें, फिर जब कच्ची खा रहे ना, तो उसके लिए एसिड ज्यादा लगता है, ज्यादा एसिड की जरूरत होगी, क्योंकि वो कच्चा है, उसको मतलब अंदर ही गलाना पड़ेगा, पेट को तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो आमाशय होता है अपना, ठीक है, स्टोमक जो होता है, वो उसको गलाता है। देखो बायो भी पढ़ाने लग रहा है हमको, है ना, तो वो गलाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो गलाएगा तो आग लगती है पेट में, मतलब जलन होगी, क्योंकि एसिड ज्यादा होगा, क्योंकि आप कच्चा खा रहे हो, ठीक है, तो इसको बुझाने के लिए उसने आग का प्रयोग किया। हाँ, बहुत ही आसान, सबको याद रखना चाहिए। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा, तो असभ्यता किससे होगी, असंस्कृति से होगी, ठीक है, इसमें संस्कृति नहीं होगी उसी से होगी। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन से उदाहरण दिए हैं, तो संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे इतना, पर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। माता रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है, ठीक है, जो रोगी बच्चा होता है, जिसको रोग होता है, कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, बुखार होता है, तो वो सारी रात उसको गोदी में लेकर बैठे रहते हैं। तो वो क्या कर रही है, सर्वस्व त्याग कर रही है अपना, अपनी नींद सबको सर्वस्व त्याग कर रही है। मैं भी आपके लिए वही कर रहा हूँ, सर्वस्व त्याग कर रहा हूँ मैं आपके लिए, इतना भी सर्वस्व नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा तो सर्वस्व कर ही रहा हूँ। क्योंकि आपको बता दें, मैं पूरी रात से अभी तक सोया नहीं हूँ, और अभी रात की 5:30 बज रही है, और फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ, ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, और आप फालतू की वीडियो से ना फंसे, और आप अच्छे से समझ जाए सारी चीजें, और आप अच्छे से पेपर कर पाए। देखो, लेनिन डबल रोटी का टुकड़ा स्वयं ना खाकर दूसरों को खिलाता है, जो लेनिन थे, ठीक है, ये हो गया। कार्ल मार्क्स, इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स याद रखना, मजदूरों की खातिर जीवन भर कष्ट झेले, ठीक है, मजदूरों की खातिर किसने जीवन भर कष्ट झेले, तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। और सिद्धार्थ ने भी मानवता के लिए क्या किया था, अपना सारा सुख त्याग दिया था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति और सभ्यता क्या है, संस्कृति और सभ्यता क्या है, तो संस्कृति एक, ठीक है, एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता और प्रेरणा अथवा प्रकृति है जिससे बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, तो उसको संस्कृति क्या है।
संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार कर जाता है जो मनुष्य के सभ्य बनने में सहायक होता है, वही सभ्यता है। देखो, लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता क्या है? तो लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का अर्थ सिंपल सा है कि भाई संस्कृति वह है ऐसी योग्यताओं, यानी ऐसी क्षमता आ जाए या ऐसी प्रकृति हो जाए उसके अंदर, जिससे उसको बल मिलेगा किसी भी नए चीजों के दर्शन को समझने की। ठीक है, किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकता है वो संस्कृति की मदद से। ठीक है, और समाज में एक अच्छा कल्याणकारी बनेगा वो। ठीक है ना, सबका कल्याण करेगा, ऐसे आविष्कार करेगा जिससे सभी का कल्याण हो। तो वो संस्कृति, और वो क्या बन जाएगा, वो ऐसा मनुष्य बन जाएगा संस्कृति पाकर जिससे वो सभ्य बन जाएगा। ठीक है, संस्कृति से वो सभ्य व्यक्ति बन जाएगा, और सभ्य व्यक्ति बनेगा तो उससे सभ्यता बन जाएगी। तो यही तो है बस, और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पाठ से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उसकी संस्कृति है। ठीक है, इससे मानवता का कल्याण होता है, इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। ठीक है, और देखें संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। संस्कृत में क्या होती है? कल्याण। संस्कृत की मूल भावना क्या है? कल्याण की, इसलिए वो तो बता दिया। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावनाओं में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता न बनने पाए। ठीक है, तो सभ्य ही रहे, असभ्य नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज चाहिए होती है तो उसको नीचे भी जोड़ना पड़ता है, और यही प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने बताया ना। माता का आंचल। ठीक है, तो अंचल है, आंचल है पृथ्वी के रचनाकार कौन है? तो ये किसने लिखे? शिव पूजन सारणी। किसने लिखे? शिव पूजन सारणी। देखो, माता की पूजा तो शिव पूजन ही करेंगे, पूजन तो करनी पड़ेगी, तो पूजा से याद आता है पूजन, तो माता का चल पूजा। ठीक है, तो शिव पूजन सारणी। और देखो, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो क्या निकला? सांप निकला। अब देखो, ये भी इसलिए हमने दिया कि भाई बहुत से बच्चे जो चूहों के बिल में पानी डाला तो क्या निकला? चूहा निकल गया। तो चूहा ही निकलना था, तो ये थोड़ी सवाल है। चूहों के बिल से सांप निकला। ठीक है, चूहे को कौन खाने गया? सांप खाने। तो तुम लोग तो जाएगा नहीं, हम लोग तो जाएगा नहीं, वो तो जा सकते हैं, पर सांप गया। ठीक है, जाए तो सांप ही निकलते हैं। कहते हैं ना, एक खड्डे में हाथ में डालना सांपों को। आगे देखो, नेक्स्ट। माता का आंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है? तो माता का आंचल पाठ से पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन ही में नहीं रखते। यदि वे कभी दुखी होते हैं तो उसे रो धोकर प्रकट कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है बच्चों में, तो सभी को अपनानी चाहिए, और आप बड़े भी हो जाओ तो भी इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि रोकर प्रकट कर दो। आप ऐसे अच्छे व्यक्ति के प्रति आप रहो, और उनके प्रति रोकर प्रकट कर दो कोई भी आपको दुख दर्द है। जैसे अगर आपको कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर दो। हम थोड़ा टाइम लग सकता है, लेट हो सकता है, कि बहुत से हजारों बच्चे अलग अलग वीडियो पे कमेंट करते हैं, पर हम आपको वादा देते हैं कि आपकी जो भावना है उसको हम समझेंगे, उसकी कदर करेंगे, और आपको हम जरूर रिप्लाई भी देंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको दुख है, दर्द है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मतलब आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपनी करे तो हम तो आपको करेंगे ही सपोर्ट। तो कभी वे प्रसन्न होते हैं तो हंसी खुशी के साथ प्रकट कर देते हैं। ऐसे ही आपको भी खुश रहना चाहिए। बहुत से तो खुश भी नहीं रहते हैं, वो मोबाइल के चार्ज भी खत्म होने आया है, 15% हो गया है। इस ठीक है, इसीलिए सिसकते सिसकते एकदम हंस पड़ते हैं, और खेलने में तल्लीन रहना उनके लिए स्वाभाविक होता है। उनके सामने कोई रुचिकर प्रसंग आने पर वो अपने तनाव दुख को भूलकर हंसते खेलते लगते हैं। तो ये आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। ठीक है ना, देख लो, हम आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल में इन सबको पढ़ना और समझाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो भी हम आपको 1 घंटे से लगातार समझा रहे हैं बिना किसी ब्रेक के। और भी आपकी याद जो बाकी है वो भी हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे इसी वीडियो में। तो मोबाइल को चार्ज पे तो नहीं लगा सकते, तो फटाफट कर देते हैं। मैं तारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया? तो माता का आंचल पाठ के आगे को आपको बताना है। तो मैं तारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो मैं तारी का क्या अर्थ होता है? माँ होती है। ठीक है, तो माँ बच्चे को खेल खेल में कहानी सुनाकर बड़े ही प्यार से खाना खिलाती है, आपको तो पता है। ठीक है, तो बच्चे का ध्यान खाने से भटकाकर दूसरी तरफ कर देती है, और बातों ही बातों के साथ खाना खिलाती जाती है, कितने प्रेम से खिलाती है। ठीक है, बच्चों का पेट भर जाता है,
आदमी बच्चे को जल्दी जल्दी खाना खिलाना चाहता है, वो चाहता है कि भाई तू खाना खा ले, पेट भर जाएगा तेरा, ठीक है, बस हो गया काम। तो वो काम की तरह देखता है, और माँ उसको बिल्कुल प्यार एकदम माधुर्य तरीके से करती है। आगे देखो, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो आपके गंगटोक के, ठीक है, सिक्किम के गंगटोक, ठीक है, गंगटोक सिक्किम का। किसका है? गंगटोक सिक्किम। याद रखना, किस शहर का सौंदर्य बताया? तो गंगटोक, ठीक है। तो जो कोई लोग किसी को बार बार टोकते हैं ना, तो वहां पे क्या, हाथ जोड़ लेने चाहिए। तो गंगटोक, याद रखना। मन वृंदावन होने का अर्थ क्या है? तो मन वृंदावन हो गया, वृंदावन, वृंदावन, हाँ बहुत सुंदर जगह, अत्यधिक प्रसन्न होने, ठीक है। और देखो, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? आप क्या करोगे? माउंट एवरेस्ट। अरे रे रे रे, गलत हो जाएगा। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा कितनी है ये? तो ये 8,586 है लगभग, ठीक है, 8,586 किलोमीटर है। और सबसे नंबर वन पूछ लिया आपसे, सबसे बड़ी हिमालय की चोटी कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट। देखो, फर्स्ट नंबर की है माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर की केटू शिखर, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपकी आ गई कंचनजंगा, ठीक है। केटू, टू लिखा हुआ है नीचे, ये दूसरे नंबर की। देखो इनकी लंबाई भी बता दें थोड़ा। देखो, जैसे माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,848 मीटर, ठीक है, 8,848 मीटर थी। और केटू शिखर की आपके थोड़ा सा कम करोगे आप, 8,611 के करीब थी, ठीक है, 8,611। और कंचनजंगा जो है वो हमने आपको बताया 8,586, ठीक है, मीटर। तो ये इतनी इतनी लंबाई इनकी थी। तो ये इसको याद रख लेना। और क्या लंबाई वैसे याद नहीं रखनी। फर्स्ट नंबर पे क्या है? माउंट एवरेस्ट, याद रखना। सेकंड पे क्या है? तो केटू शिखर, और तीसरे पे कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान है। सदियों से यहाँ पर प्रकृति बर्फबारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रहण कर लेती है। देखो, जैसे बर्फ बना देती है, हिम बन जाते हैं ना, ऐसे बर्फ के टीले बन जाते हैं, ठीक है, वो उसमें पानी इकट्ठा कर लेती है, जल संग्रह कर लेती है। गर्मियों में यह बर्फ की शिलाएं पिघल जाती है, और पिघल पिघल कर जल धारा के रूप में ले लेती है। इस पानी से लोगों की प्यास बुझती है, ये जल, ठीक है, नदियों में बहता है वो, ठीक है ना, एकदम जो हिम होती है, तो वो बहने लग जाती है गर्मियों में। संचय एक अद्भुत व्यवस्था है, तो ये प्रकृति ने कर रखी है, ठीक है, प्रकृति द्वारा। पता है तो, गंग, जो गंगटोक के मेहनत कक्ष बादशाहों का शहर क्यों कहा है? जो गंगटोक जो है, ठीक है, उसको मेहनत कक्ष के बादशाहों का शहर क्यों कहा है? मेहनत कक्ष के बादशाहों का शहर होने का क्या कारण है? तो गंगटोक को मेहनत कक्ष के बादशाहों का शहर कहा गया है क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर वो रहते बादशाहों की तरह, इसीलिए उनको कहा गया है। तो पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। बता तो दिया ही हमने, इस दुर्गम पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उनके, ठीक है, अनेक असुविधाओं के बीच भी वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं। जरा भी हीनता या दीनता की भावना नहीं रखते हैं। उन्होंने गंतव्य को कड़ी मेहनत से मनोरम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ? तो मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा कि किसने लिखा है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, क्यों लिखते हो भाई? अज्ञे साहब ने लिखा, ठीक है, अज्ञे, ठीक है, ज्ञान ही नहीं है उनमें, लिखते क्यों आप? वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने कहा पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े। ये लेखक ने कहा पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े, तो कहाँ पे पढ़े थे? तो आप सबको पता है कि हिरोशिमा। भाई बम किस पे गिराए जाएंगे? सिंपल सी बात है, हीरो होगा उसी पे बम गिराए जाएंगे, उसी के पास मुश्किलें आएगी। तो अगर आपके पास मुश्किलें आ रही तो आप हीरो हो, ठीक है ना। और अगर लड़की हो, आपके पास मुश्किलें आ रही है, तो आपको हीरो ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको भी उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। आगे देखिए, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? तो अनुभूति बताई। क्या बताई? अनुभूति, ठीक है। अज्ञे जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है? तो एकमात्र साधन है लिखना। देखो, अज्ञे के अनुसार क्या है कि लिखना। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लिखने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो रियल में। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? कि समझदारी आ जाना एक लेवल की। तो जब आप अपने विचारों को, अपनी हर घटनाओं को लिखते हैं ना, तो आपको एक बहुत अच्छा क्लियरिटी मिलती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ? प्रश्न
इसके उत्तर में लेखक ने क्या कारण बताया। देखो, ये सवाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, खुद से सवाल करना। लेखक स्वयं जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखना चाहते हैं, जैसे सवाल करना चाहिए। पर ऐसे भी सवाल नहीं करना चाहिए मैं पढ़ क्यों रहा हूँ ऐसे ही जरूरी है, पर अभी नहीं एग्जाम के समय पे। इसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन कर ही कोई लेखक अपने मन की विवशता को प्रकट करता है और आकुलता से मुक्त हो जाता है। ये अलग बात है कि कुछ प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाह्य विवशता के आधार पर भी लिखा जाता है, ठीक है। संप्रदायकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से और कुछ आर्थिक आवश्यकताओं से भी लिखा जाता है, परंतु इसका संबंध आत्मिक अनुभूति से अधिक रहते हैं और यही इसका मूल कारण है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा था कि भाई कुछ क्या होता है कि प्रसिद्धि मिल जाती है ना, उसके बाद उसके आधार पर भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी वीडियोस भी बनाते हैं बहुत सारे। प्रसिद्धि मिल गई, अब वो झूठ बोलने आपसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पर हम, आपको पता है, कुछ भी चीज ऐसे झूठ बोलकर नहीं करते। अभी तो आपके सामने ही हम हर चीज रख देते हैं। आपको पहले ही बता दिया हमने कि हम फर्जी पेपर नहीं बताएंगे आपको, तो पेपर लीक होता ही नहीं, आपको साफ साफ बता रहे हैं। लेकिन एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका रहेगी। देखो, अपनी भूमिका पूछ रहे तो आप क्या काम करोगे विज्ञान की दुरुपयोगिता रोकने के लिए। देखो, तो एक संवेदनशील व्यक्ति हो आप, तो युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने से हमारी भूमिका ये है कि मैं विज्ञान के जिस यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूँ उसका उपयोग करने से या उससे दूर रहने का प्रयास करता हूँ। ये जैसे मैं प्लास्टिक थैलियों का या प्लास्टिक से संबंधित अन्य वस्तुओं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है। और ना दूसरों को प्रयोग करने की सलाह देता हूँ। फसलों में कीटनाशक तथा जहरीले रसायनों को छिड़कने की कभी भी कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये अपना आप क्या करते हो ये पूछा है ना, तो इस तरीके से बताना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। और भ्रूण हत्या जैसे बुरे कार्य को करने की भी सलाह नहीं देता हूँ। और देखें अगला, अब ये अपठित गद्यांश पद्यांश है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यानी अपन ने पूरे कवर कर लिए। अब बात कर लेते हैं। देखो, अपठित गद्यांश पद्यांश है तो आप समझदारी से कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल ही आते हैं, ज्यादा कोई कठिन नहीं आएगा। और आप एक दो, कम से कम देखो 2 से 3 प्रैक्टिस तो कर ही लेना गद्यांश पद्यांश की, तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो और ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो बहुत आसान आता है, आप इजीली कर लोगे अगर आपको थोड़ी भी हिंदी आती है तो, पढ़ते हो समझते हो, पर जल्दी तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बस इसके लूप में मत फंसना, यानी आप इसी को ढूंढने में ही सारा समय मत वेस्ट कर देना, ठीक है। इसका बात का ध्यान रखिए। अब थोड़ी एक दो और बात कर लेते हैं जो आपके और सवाल आते हैं, जैसे पत्र। पत्र के लिए क्या करोगे, तो बता देते हैं पत्र के लिए क्या करोगे। ये आपका हमने फॉर्मेट बना के दे दिया है आपको, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, इसका इस्तेमाल कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे दो तरीके के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। यानी एक तो किसी बड़े लोगों को लिखा जाता है, अथॉरिटी को, टीचर को, ठीक है, प्रधानाचार्य को, ऐसे। और एक अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है। तो उनका कैसा फॉर्मेट होगा, तो ये देखो यहीं पे फोटो हमने प्रिंट कर दिया हमारे एक कॉपी का। तो देखो हमने ऐसे करना है। सबसे पहले लिखोगे सेवा में, ठीक है, फिर कोमा दोगे, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर राजस्थान। जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो अजमेर राजस्थान लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जिस तरीके से हमने लिखा हो ऐसे लिखना है। और फिर विषय ब्लैक पेन से डालो, नीचे अंडरलाइन करो, और फिर उसके बाद विषय लिख दो जो भी विषय पे दिया है। फिर मान्यवर लिखना है, ठीक है। फिर सादर निवेदन है कि, फिर उसके बाद अपनी सारी बातें आपको बतानी है। और फिर अतः करके उसको शॉर्ट फॉर्म में ही बता देना है कि आप क्या मांग कर रहे हो उनसे। और धन्यवाद जहाँ पे जरूरी हो वहाँ पे ऐसे धन्यवाद करके लिख दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर इस साइड आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। और वैसे तो आज्ञाकारी होते नहीं है, पर हाँ फिर भी लिखना है आज्ञाकारी शिष्य। और अपना नाम लिखना है और कक्षा 10वीं ऐसे दिखाना है। और फिर जो नाम लिखा है उसी की सीट में इस साइड आपको दिनांक डालना है इस तरीके से। और इस तरीके से जैसे हमने लिखा है ना वैसे ही दिनांक भी लिखनी है। तो ये फॉर्मेट को कॉपी में लिख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट पे लिखना है अगर आपको किसी को बताना चाहिए, किसी बड़े लोगों को लिखना है। और अपने दोस्त मित्र इनको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। देखो, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इस साइड आपको लिखना है, ठीक है। इस साइड जब आप लिखेंगे तो कॉपी के हिसाब से बताऊँ तो राइट साइड, और मेरे हिसाब से बताऊँ, देखो कॉपी के हिसाब से बताएंगे तो लेफ्ट साइड है, और मेरे हिसाब से बताऊंगा तो राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में आप लिखेंगे, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। तो जय भवन, ठीक है, आदर्श नगर अजमेर, और दिनांक अजमेर, ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में लिखने वाले हैं प्रिय मित्र, जो भी उसका नाम है, ठीक है, जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम लिखेंगे आप, ठीक है। और सब प्रेम नमस्ते लिखना है आपको, और फिर अपनी सारी बातें बतानी है। और पुनः बधाई और अनेक शुभकामनाएं देनी है, ठीक है। और जैसे आप नॉर्मली मतलब अपने दोस्त को लिखोगे ना उस तरीके से लिखना, पर ऐसे भी नहीं गाली गलौज में। मैं तो गाली गलौज में लिखूंगा, तुम्हें मैं गाली गलौज लिख के आ जाऊँ, तो ऐसा मत करना। प्रेम से लिखना, ठीक है। सोचना ये अच्छा मित्र है आपका, तुम्हारा मित्र, उसके बाद ऐसे लिखना है इधर ही, फिर आपको नाम लिखना है।
तो इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लो, कवि परिचय पूछे तो मुझे पता है कि भाई आपको याद नहीं होते सारे कवि के परिचय, तो इसके लिए आपके लिए हमने बना दिया है फॉर्मेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो वैसे तो चांसेस है कि आपके तुलसीदास के बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में तुलसीदास के बारे में पूछ सकता है, जयशंकर प्रसाद भी पूछ लेता है, पर सूरदास भी पूछ लेता है। पर देखो वैसे तो मेन तुलसीदास मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास आ सकता है, वैसे गारंटी नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं करूंगा। पर अगर आप याद कर सकते हो तुलसीदास को तो एक बार देख लेना, और बाकी तो ये वाला जो फॉर्मेट आपके लिए दे रहे हैं ना इसको देख लो। देखो कवि का नाम लिखोगे, जिसका भी नाम आ रहा है उसके नीचे 2 बार अंडरलाइन करोगे, फिर ऐसे बनाओगे। फिर उसके बाद आपको अगर उनका जन्म, उनके बारे में उनकी कुछ रचनाएं याद है, जैसे मैंने सूरदास की आपको याद करे, ठीक है, तो जैसे सूरसागर, साहित्य लेरी और सूरराग ये से याद करे थे आपको, ठीक है ना। और कामायनी आपको जयशंकर प्रसाद की याद करे थी, ठीक है। अनामिका और गीतिका जो आपको हमने याद करी थी, निराला साहब की। तो ऐसे जो हमने आपको याद करी, तो ऐसे अगर आपको याद है तो उनके बारे में आपको हाईलाइट करके लिखना है और फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है ना। और बाकी ये सब में कॉमन लाइन है, आप लिख सकते हो, दिमाग थोड़ा सा यूज करो। इन्होंने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में पहचान बनाई, ठीक है, सबके लिए लिख सकते हो। इनकी रचनाएं अद्भुत और प्रेरणादायक थी, सभी की रचनाएं अद्भुत होती है और प्रेरणादायक होती है, ठीक है। ये एक प्रतिभाशाली लेखक और विद्वान कवि हैं, ठीक है, सभी प्रतिभाशाली और वो विद्वान कवि रहे हैं। उनके समय का इन कवियों में उनके जैसा कोई कवि नहीं था, ये चाहे तो नहीं काट भी सकते हैं, क्योंकि अपन ने पहले नहीं लिख दिए, तो इसको काट भी चाहो तो काट दो, नहीं तो लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, फिर ऐसे पॉइंट डालोगे। भाषा, इनकी भाषा सरल सरस और सुंदर थी, सबकी भाषा सरल सरल सुंदर होती है, ठीक है। शैली विचारात्मक थी, ठीक है। अगर आपको पता है कि थोड़ा भावनात्मक लिखते हो तो पहले भावनात्मक लिख दो, वर्णनात्मक शैली में लिखा था इन्होंने, ठीक है। अलंकार में आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार, जैसे अन्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया। वैसे ज्यादातर अलंकार में अनुप्रास अलंकार का सभी प्रयोग करते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। यमक उपमा अलंकार ये भी डाल सकते हैं, पर आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में आइडिया तो डाल दो, बाकी अनुप्रास अलंकार वैसे ज्यादातर सभी ने किया। इनकी रचनाएं गुणयुक्त और अर्थपूर्ण थी, सभी की रचनाएं गुणयुक्त और अर्थपूर्ण होती है। रस, इनकी रचनाओं में विभिन्न रसों का समावेश है जो पाठकों को आकर्षित करते थे, ठीक है। पाठकों को आकर्षित करते हैं। और रस के भी नाम याद है तो आप बता सकते हो, वो रस, ठीक है। आपके वीर रस हो गया, ठीक है, माधुरी रस हो गया। तो ऐसे करके आप बताना है, तो ये आप फॉर्मेट रट लो। किसी भी लेखक का है, देखो खाली छोड़ के आओगे अंड संड लिखोगे, इससे तो बेटर है कि जो मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ इससे लिख देना। तो 4 नंबर का प्रश्न ना, तो वैसे तो चांसेस है कि 4 में से 4 भी दे देगा, तो वैसे तो नहीं देना चाहिए, 4 में से 3 नंबर तो दे देगा, या तो कम से कम 2 नंबर तो आपके इसमें आ ही जाएंगे, ये फॉर्मेट अगर आपने लिख के आओगे तो। इतना अल्टीमेट फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो अपन ने बात करी, देखो पत्र की बात कर ली अपन ने, और अपन ने कवि की बात कर ली, कवि परिचय की बात कर ली अपन ने, कवि कवित्री का जो परिचय है, तो ये दोनों बात होगी। अब आपके बच रहा है निबंध, तो निबंध के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो निबंध में वैसे तो यार बहुत बड़ी टॉपिक होता है, आप इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, पर फिर भी अगर 2 निबंध मेरे हिसाब से आप देखना चाहो ना, 2 या 3, तो बताता हूँ। एक तो अनुशासन पे देखो, यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसको पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आ सकता है, ठीक है। तो एक तो इसको पढ़ के चले जाना। दूसरा प्रिय पुस्तक, मेरी प्रिय पुस्तक या प्रिय कवि, ठीक है, पुस्तक। तो प्रिय पुस्तक में ऐसे गलत पुस्तकों के नाम नहीं लिखने, ठीक है। इसमें आप बता सकते हो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान पुस्तक है, तो उसके बारे में बता दो। तो ऐसे प्रिय पुस्तक या प्रिय कवि करके कोई सवाल आ सकता है या निबंध आ सकता है आपके। तो पॉइंट्स तो वो दे देगा कि प्रस्तावना लिखनी है, उपसंहार लिखना है, ऐसी सारी चीजें आपको बता देगा वो, ठीक है। एग्जाम के अंदर ही आपको पॉइंटर देता है, तो उसके बेस पे आपको याद याद रखना कि निबंध ज्यादा से ज्यादा बड़ा लिखोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें, अपने विचारों को उसमें व्यक्त करें, ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है, नंबर मिल जाए और अच्छी राइटिंग लिखें, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला आपको क्या है, विज्ञापन। विज्ञापन भी आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा है, वो 4 नंबर का, तो छोड़ोगे तो नहीं। तो विज्ञापन के बारे में भी बता देते हैं भाई। देखो इसको थोड़ा सा zoom कर देते हैं, विज्ञापन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विज्ञापन जो लिखोगे ना बहुत आसान होता है विज्ञापन, वैसे कुछ नहीं, एक बक्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। बीचों बीच कॉपी के पहले विज्ञापन वाला जो भी प्रश्न है, ठीक है, जो भी नंबर का है, 23 नंबर का है, तो वो डाल दोगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसा एक बीच में बक्सा बनाना है। अब विज्ञापन कैसे बनाओगे भाई, सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे अगर, देखो विज्ञापन 2 ही तरीके से होता है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एड्स, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, या तो वो एडवर्टाइजमेंट में कुछ ना कुछ बेचने की बात कर रहा होगा, सेल करने की बात कर रहा होगा, ठीक है, या तो अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहा होगा, ठीक है ना।
अवेयरनेस फैलाने की बात करेगा या तो कोई सेल करने की बात करेगा। ये दोनों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी मुद्दा चल रहा है, भाई इससे सतर्क रहो तुम, कोरोना वायरस फैल रहा है सतर्क रहो तुम, इसके लिए ऐड देगा। अखबार में पैसा लगा के ऐड देते हैं ना, तो विज्ञापन देते हैं, तो वो ऐड देगा। या तो कोई चीज बेचनी होगी, कोई शॉप होगी, उसको कुछ बेचना होगा, ठीक है, कोई सामान बेचना होगा, तो कुछ भी हो, पहले तो बीच में बक्सा बना के बनाना है, ठीक है। चित्र अगर आप बना सकते हो तो चित्र बना देना, पेंसिल वेंसिल है तो चित्र वित्र बना दो कुछ, ठीक है, नॉर्मल चीजों का चित्र बना सकते हो यहाँ पे साइड में। और बीच में आपको मेन हाईलाइट शब्दों में, यानी कैसे आकर्षित करोगे, तो बड़े अक्षरों में आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ, ऐसे करके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। सतर्क रहो इस चीज से, ऐसे करके आपको कोई अच्छे शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखना है, वो आपकी क्रिएटिविटी। और फिर बीच में आपको चीजें लिखनी है। अब समझो कोई सेल हो रही है, तो सेल हो रही है तो आपको समय भी बताना है, और दिनांक भी बतानी है, और स्थान भी बताना है, दुकान की जगह कहाँ पे। तो वो आपको थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना है कि भाई इधर है इधर, तो यहाँ पर है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें आप बता दोगे, चित्र बना दोगे, फिर यहाँ पे फॉर्मेट के नंबर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो पद का नाम लिखना है कि आप कौन हो, ठीक है। आप उसके अंदर क्या हो, सीईओ हो, आप क्या हो, ठीक है, या आप फाउंडर हो, ठीक है, जिन्होंने मतलब ये कर रहा है, उसका उसके पद का नाम बताना है, ठीक है। उपभोक्ता हो, क्या होगा, तो उपभोक्ता तो वैसे होगा जो लिखने वाला, तो वो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, मतलब नाम लिख देना है अपना, ठीक है, इतना आप नाम लिख सकते हो। तो ये आपके विज्ञापन का फॉर्मेट हो गया। तो विज्ञापन हो गया, पत्र हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, लेखक परिचय हो गया, और क्वेश्चन आंसर सारे आपको बता दिए, ठीक है। और अपठित पद्यांश गद्यांश की प्रैक्टिस आपको करनी है। और इसके अलावा तो और क्या बचा है, हाँ, ग्रामर सेक्शन में भी पूरा ग्रामर तो पढ़ा नहीं सकता, तो मोबाइल में चार्ज भी बहुत कम होगा, देख लेते हैं एक बार। नहीं तो बहुत ही कम है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, उससे पहले हम लोग को वीडियो डन करनी पड़ेगी, वरना वीडियो शुरू नहीं होगी तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, ठीक है, आपको वीडियो भी नहीं मिल पाएगी, वापस शूट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम आपको एक एक टॉपिक बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक देखते हुए जाओ तो आपका भला हो जाएगा। 5:45 हो गए हैं, 6 बजने वाली है सुबह की, ठीक है, अब सोना भी पड़ेगा हमें। उपसर्ग, ठीक है, एक टॉपिक देख लो व्याकरण का जो पूछ लेता है बार बार, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखो, उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ समझ लेना, उप मतलब ऊपर की ओर बात कर रहे हैं, उप तो ऊपर, यानी जो सबसे पहले लगेगा ना, तो वो उपसर्ग। ऐसे पूछ लेता है कौन सबसे पहले लगता है, तो उपसर्ग लगता है, अच्छा कंफ्यूज हो जाता है, प्रत्यय को लगाएंगे, प्रत्यय लास्ट में लगेगा, ठीक है, प्रत्यय लास्ट में लगेगा, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, लास्ट में लगेगा, डबल ये वाला जो है ना, वो हमेशा लास्ट में लगता है, ठीक है। अब देखो उपसर्ग का एक उदाहरण देते हैं, यानी देखो ऐसी कोई भी शब्द, ठीक है, जो क्या हो, शब्द अगर शुरू में लगकर किसी मूल शब्द में अगर शुरू में लग गया और उसमें अर्थ में परिवर्तन कर दिया, तो वो उपसर्ग है, ठीक है। और किसी भी शब्द के अंत में जुड़ गया कोई शब्द और उसमें अर्थ में परिवर्तन कर दिया, तो वो प्रत्यय हो जाएगा। तो अब देखो इसका उदाहरण कैसे दोगे, तो बहुत आसान उदाहरण है, जैसे देखो आपको बताते हैं एक उदाहरण, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा पेन का। तो आपको बताते हैं, जैसे अप, ये क्या हो गया, ये उपसर्ग है, ठीक है, अप एक उपसर्ग है, और इधर एक शब्द है मान, ठीक है, मान का अपना एक अर्थ होता है मान सम्मान, ठीक है, मान। तो अप और मान इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अपमान। तो ये क्या है, उपसर्ग है, शुरू में जुड़ रहा है, ये उपसर्ग, इसी को उपसर्ग से पढ़ेंगे, और ये तो मूल शब्द है। और इसमें अर्थ में परिवर्तन कर दिया, उपमान जैसे अपमान कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला देखो, प्रत्यय का उदाहरण देखो, जैसे झूल, ठीक है, झूल है, और आ, ठीक है, आ जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता, उनका तो अर्थ होता है, ठीक है। तो इसको दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, झूला। ये क्या बन जाएगा, झूला, तो नया शब्द बन गया। तो ये, इसमें जो आ है ये क्या है, प्रत्यय है, और इसमें जो अप है ये क्या है, उपसर्ग है। तो बस इतना सा होता है अंतर, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और याद हो जाए। जैसे एक ही बार में हमने बहुत अच्छे से समझाया तो आपको वही किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, क्योंकि आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी जा रही है।